इल्म वो रोशनी है जो इंसान की सोच बदल देती है। The forgotten Ram, lore and legend of Sir Chotu Ram. If you can hook a person to your discourse, then they are ready to listen. आज भी YMCA को कॉलेज ही कहा जाता है, लोग यूनिवर्सिटी नहीं कहते। When we think of a university, we think of acres of physical space. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो स्पेस और जो हम जहाँ पे स्पेशली लोकेटेड हैं उसकी वजह से हो सकती है, बट इट्स डूइंग इट्स जॉब। वो इसलिए कि आप लोगों का परसेप्शन ऐसा है कि वो उसको फिजिकली एज अ यूनिवर्सिटी नहीं देख पा रहे। अदरवाइज एआई जो है वो आपको हमेशा एक्लिप्स कर लेगा। एआई के पास बहुत कुछ है, उसके पास पूरा न्यूस्फीयर है। न्यूस्फीयर मतलब जितना ह्यूमंस ने आज तक लिखा पढ़ा सोचा है वो सारा एआई के पास अब है। कई भाइयों ने भी और वहाँ पे जो पब्लिक थी उसने भी मेरे को क्रिटिसाइज किया। एक्चुअली बाहर तो जो आपके नेता हैं वो हिंदू मुस्लिम कह के आपकी वोट लेते हैं, बट जब वो अंदर बैठते हैं तो वो ये कहते हैं, वो हिंदू और मुस्लिम ट्रेडर एक साइड होता है, उनको फार्मर और बाकियों से मतलब नहीं होता। वो हिंदू मुस्लिम अंदर इकट्ठे होते हैं। वो कैंपस में पॉलिटिक्स होती है वो कितनी जेन्युइन है। हरियाणा में बीच में ये बैन था, बैन लिफ्ट किया गया तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लगता होगा कि पॉलिटिक्स अच्छी है, तभी गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया। हमें पेट्रियार्की फेमिनिज्म ये नहीं करना है, हमें सेफ सोसाइटी देनी है जहाँ लड़के भी जिंदा अच्छे से रह सके, पन पे लड़कियां भी। हाँ, क्योंकि मोस्टली हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि गर्ल्स होती हैं पूरा ड्रंक होती हैं, बेवजह लड़ रही हैं, फिर उन्हें गालियां दे रही हैं सिर्फ इस बात पे, इस नाम पे कि हम इक्वल हैं। बस में वो खड़ी हो सकती है, पर अगर कोई जानबूझ के कौन ही मारेगा, है ना। अगर कोई ईव टीजिंग करेगा वो उससे बचने के लिए सीख जाती है। स्टूडेंट टाइम से शुरू होता है और फिर बाद में वो गैंग वॉर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो बहुत ही बुरा है, देश के लिए बुरा है। ये वो लड़के हैं जो बहुत आपको कंट्रीब्यूट कर सकते थे इकोनॉमी में। कि हाँ, इंस्टीट्यूशंस को बिल्कुल गारंटी करनी चाहिए पर प्लेसमेंट नहीं, एम्प्लॉयबिलिटी, बच्चा उस लेवल का हो जाए। पर वो हम नहीं करते, क्यों? क्योंकि हम बच्चे को फेल नहीं कर सकते, है ना। प्रैक्टिकल में बच्चे कहते हैं प्रैक्टिकल कम, इंडिया में प्रैक्टिकल बहुत है, इंडिया में बच्चे प्रैक्टिकल को लाइटली लेते हैं। अभी क्या है कि हमें भी तो अपने आप से सच बोलना पड़ेगा। इल्म वो रोशनी है जो इंसान की सोच बदल देती है। और आज इसी सोच के साथ शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की। जय हिंद, नमस्कार, मैं हूं आशु धारीवाल और आज हमारे साथ गेस्ट चेयर पर है जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ऑफ लिटरेचर एंड लैंग्वेज की चेयरपर्सन प्रोफेसर दिव्या ज्योति सिंह। बहुत बहुत वेलकम है मैम आपका। धन्यवाद आशु। आज के इस खास पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं इनकी जर्नी पर, एजुकेशन सिस्टम पर, एआई पर और सोसाइटी और स्टूडेंट से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपका फिर से वेलकम कर रही हूँ कि आप हिंदुस्तान तहलका चैनल पर आए, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच मैम। एक बार हमारी ऑडियंस को बताइए कि ये जर्नी आपकी शुरू कैसे हुई कि आप लिटरेचर और लैंग्वेज की चेयरपर्सन बनी। सबसे पहले हिंदुस्तान तहलका को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं पब्लिक से कनेक्ट कर पाऊँगी आपके थ्रू। जी, आपने मेरे सफ़र के बारे में पूछा, तो एवरी जर्नी इज़ फुल ऑफ टेस्ट्स एंड ट्राइब्यूलेशंस। उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं और उतार चढ़ाव की वजह से ही शायद उसमें रोमांच होता है। देयर इज एडवेंचर, देयर इज एक्साइटमेंट and you learn to navigate through a lot of obstacles, hindrances, and that's a learning experience. So I had my set of challenges, but I enjoyed the journey. और उसमें टीचर, जैसे आपने पूछा, तो टीचर का एक बहुत आइडियल रोल होता है, उसको निभाना ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके लिए आपको हमेशा
हमेशा तत्पर रहना पड़ता है, हमेशा नया कुछ सीखना पड़ता है। और जो चेयरपर्सन है उसका एक अलग तरीके का मेरे ख्याल से एस्पेक्ट्स हैं, उसके फेसेट्स हैं, जिसमें आपको सबको साथ लेके चलना है। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स में आपको ये होता है कि स्टूडेंट को उसके लेवल पे जाकर समझाना होता है, और जो आपके पीयर ग्रुप है जिसको आप लीड कर रहे हो बीइंग अ चेयरपर्सन, वो लोग सब समझदार ज़हीन लोग होते हैं, और उनको थोड़ा सा ये महसूस कराना कि ऑल ऑफ देम आर इक्वली वैल्यूएबल, प्रेशियस एंड हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट, उनका इंडिविजुअली उनका करियर ग्रोथ भी हो रहा है, और इंस्टीट्यूट को साथ लेके चलना, वो सारी चीज़ें और उसको मैनेज करना, वो दोनों अलग चीज़ें होती हैं। तो आई एम लर्निंग both, and it's important to stay a teacher and stay as we say a learner always. जी, कहाँ के रहने वाले वैसे आप? देखिए मैं ना सच बताऊं तो मैं पलवल में पैदा हुई हूँ, जी। और मेरा बहुत अच्छा चाइल्डहुड था। पलवल अब एकदम बदल गया है। मेरी मदर शी वाज प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर इन zoology, और मेरे फादर ट्रैफिक मैनेजर हरियाणा रोडवेज थे, तो वहाँ पे उनकी पोस्टिंग थी। सो आई वाज बोर्न इन पलवल। माय नेटिव विलेज इज़ भालोट विच इज़ रोहतक। आप रोहतक से हैं? मतलब मेरे को इन सब जगहों का पता है। मुझे लगता है आई एम कम्प्लीटली इंडियन, क्योंकि एंड कम्प्लीटली हरियाणवी, बिकॉज मुझे लाइक माई मदर शी बिलोंग्स टू सोना बट ऑल्सो चंडीगढ़, my granny she belonged to Delhi and also Chandigarh, and my father he belongs to a very indigenous native village. तो मुझे thoroughly I'm an Indian person. लेकिन आपने बोला आप रोहतक से हैं, फिर आप इंग्लिश भी बहुत अच्छे बोल रहे हैं, तो वो एक्सेंट तो कहीं रोहतक से मैच नहीं होता? हाँ, क्योंकि वो अपब्रिंगिंग वगैरह पे बहुत डिपेंड करता है, और कहाँ पे आप बड़े हुए हो, आपकी स्कूलिंग एजुकेशन ये कहाँ से हुई है। सो उस सब का कंट्रीब्यूशन है। मैं मिशनरी स्कूल में रही हमेशा, और फिर उसके बाद डीएवी में भी पढ़ी, और फिर उसके बाद लाइक माय ग्रेजुएशन इज़ फ्रॉम मिरांडा हाउस, दिल्ली यूनिवर्सिटी। Then post graduation is also from Miranda House, and then my MPhil is from again Arts Faculty, University of Delhi, and then I cleared my NET in 2003, UGC NET. I taught for some time at Kamla Nehru and Sri Aurobindo in Delhi University, and then I was appointed here on regular basis in YMCA. I joined YMCA in 2006. Then I pursued my PhD in service, and I was awarded my PhD from Agra University, Agra in 2011. So that is my profile, educational profile. But I think मैंने MSc एक्चुअली मास कॉम भी किया है, और मेरा इनफैक्ट हर चीज़ में इंटरेस्ट है। I have transdisciplinary interests, so NEP 2020 I can actually sort of, it resonates with me, that whole idea. Only thing is I feel कि implementation के level पे they have to make it stronger. They have to make it stronger, and they have to find out, you know, how they can apply it to the grassroots given the limited resources a developing country like India has. ठीक है, आपकी इंग्लिश जैसे ऑडियंस भी सुन रही है कि काफ़ी अच्छी है, तो रोहतक में रहते हुए इंग्लिश का इंटरेस्ट कैसे आया? नहीं, मैं आपको ये बता देती हूँ कि मेरे फादर की नेटिव विलेज जो है वो रोहतक है। मैं वहाँ जाती आती रहती हूँ, और अदरवाइज़ मैं पलवल में रही हूँ। पलवल में पलवल की भाषा भी बहुत कम सीखी है मैंने, बट मेरे को ये जो सीखा है मैंने, वो सीखा है कम्युनिटी एंगेजमेंट। वो मेरे पेरेंट्स ने कभी should I share it with you कि my parents had an intercaste marriage. I don't know how valid it would be for the audience, but they had an intercaste marriage, and my Haryanvi is my father tongue, not my mother tongue. Okay. So I have a few pet dialogues जो मैं बता सकती हूँ कि जो मेरे पापा मेरे पे यूज़ किया करते थे। Like when I used to, I spend my vacation in भालुट a lot because I loved those, क्योंकि हम वहाँ पे जो राइड्स किया करते थे, या मुझे खेतों में भी काम करने के शौक था। लाइक मैंने सरसों बरसों ये सब कटवा रखी है, घलवा रखी है, सब कुछ कर रखा है। तो मैं हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, मुझे अच्छा लगता है, फिजिकल वर्क करना भी अच्छा लगता है, इंटेलेक्चुअल वर्क करना भी अच्छा लगता है। आई बिलीव इन वर्क, आई बिलीव वर्क इज़ वर्शिप। आई लव
माई इंस्टीट्यूशन, आई लव टू वर्क फॉर माई डिपार्टमेंट, मेरा पूरा आई एम टोटली इमर्स्ड। तो उसमें कई बार मुझे लगता है, बट ऐसा है नहीं कि बच्चे कहीं निगलेक्ट तो नहीं हो रहे, मेरे अपने बच्चे, बट मेरे को लगता है ऑन द होल सब ठीक है, आई गेस। जी, डिपार्टमेंट में आप चेयरपर्सन हैं, वुमेन हैं, तो कभी आपको लगा कि कोई टांग खींचने का काम कर रहा है? कभी कोई पॉलिटिक्स फेस की आपने? पहले तो मैं ना YMCA का बता देती हूँ, और सारे आई थिंक जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो एजुकेशनल सिस्टम में अपने आप को प्लेस करते हैं या सोचते हैं कि कॉरपोरेट नहीं, हम गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं या एजुकेशन में जाना चाहते हैं आगे, तो उनको बता देती हूँ कि इट्स अ वेरी वेरी इट्स अ नाइस हेवन फॉर women. It's a place where you're respected a lot. I think corporate level का लेग पुलिंग और कंपटीशन अभी नहीं है बहुत कंपटीशन, बट एट द सेम टाइम बहुत ग्रेसफुली, बहुत डिग्निफाइड है। आई थिंक कॉर्पोरेट में भी है, हर जगह का अपना एक वर्क प्लेस एनवायरनमेंट है। तो इसी तरीके से YMCA में, बट YMCA की एक अच्छी बात यह है कि इफ़ यू लुक एट द थिंग्स, मे बी 60%, उससे पहले था कि हार्डली एनी विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स वर देयर, बट अभी मिडिल लेवल जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, मेनी ऑफ देम आर विमेन। मोस्ट ऑफ द साइंसेस डिपार्टमेंट्स आर बीइंग लेड बाय विमेन। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स ऑफ कोर्स most of them are being led by men faculty, but gentlemen professors. But I think कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि because you are a woman आप senior नहीं बन पाएंगे। Although I do believe and I will not deny that it is easier for men folk to get together to discuss things, and हो सकता है कुछ ऐसे hurdles हो, because women also have to sort of juggle with family and work. So ये हो सकता है they lose out on that precious time, but they make over for it by their hard work. अभी आपने बताया कि पहले आप ड्यू से आप पढ़े, उसके बाद कॉलेजेस में प्रोफेसर रहे, उसके बाद YMCA आए, तो कभी कोई लैंग्वेज बैरियर कुछ ऐसा लगा कि एक दिल्ली के प्रोफेसर और फरीदाबाद के प्रोफेसर और में आपको फर्क फील हुआ? There was a cultural shock, and when I joined YMCA, I was told to address my colleagues as sir. Okay. And I think I used to, when I joined, I was like Mr. Bansal, and they would say, no, you have to call me sir. Okay, and so that was a little bit new for me. Had they been like, I could have said Dr. Bansal or this, but no, they said that this is not the way we use salutations. We receive each other and greet each other differently. So I sort of try to fit in. But there are other things as well कि आप जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है, तो उसमें अंग्रेज़ी हो, साहित्य हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, ऑब्वियसली थोड़ा सा इलिटिस्ट रहता है, इंग्लिश का इलिटिस्ट एक ऑरा रहता है, बट सब विभागों का ना एक अलग जगह है, तो सब विभागों के लोग उतने ही मतलब आई थिंक हायरार्की सेटअप नहीं है उस तरीके से, फिजिक्स हो कुछ भी हो। अब यहाँ पे ये द वेरी स्पेसिफिक कि इट हैज़ टू बी अ साइंस एंड टेक यूनिवर्सिटी, तो ये मार्जिनल और पेरिफेरल रोल आपको चाहते हैं कि आपका रहे, तो वो आई थिंक वी नीड टू गेट आउट ऑफ दैट मेंटालिटी फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज ऑफ द स्टूडेंट्स। ये ज़रूरी है, क्योंकि ना हमारे बीटेक के स्टूडेंट्स को अंग्रेज़ी की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। अब मुझे नहीं समझ आता जब वो प्रोफेसर्स बन जाते हैं वही बच्चे, तो उनको, क्योंकि अंग्रेज़ी नहीं, इट्स नॉट जस्ट लैंग्वेज, इट्स अ कल्चर, इट्स कनेक्टिविटी, बिकॉज सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसमें ये सारा आता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इसके अलावा बहुत कुछ है। मेरे ख्याल से हर चीज़ को जब आप जानते हो, तो जो साइंस को भी पढ़ने की जो इम्पोर्टेंट मीडियम है वो इंग्लिश बन जाता है, तो चीज़ों को समझने का एक ज़रिया बहुत ज़रूरी है, कनेक्शन का। आप और मैं जैसे बात कर रहे हैं या कोई भी, तो भाषाएं मेरे हिसाब से, मैं तो ये कहती हूँ कि हिंदी भी अगर उस स्तर पर आपने डेवलप की और ग्रामर से निकाल कर उसको लोगों के लिए तैयार किया है, तो वो बहुत ज़रूरी है, और उसका लेवल हमें उठाना पड़ेगा। हिंदी को जो आज जिस स्तर पे इसलिए गिर गई है कि वो थोड़ा सा डिस्कोर्स उसमें हेट्रेड का आ गया है,
उस डिस्कोर्स को बदलने की ज़रूरत है। उसमें प्राइड आ गया है जो कि अनफाउंडेड इर्रेशनल लेवल का प्राइड है। मैं बहुत ट्रैवल किया है, मुझे पता नहीं मैं कितना मैंने बहुत ट्रैवल किया है, मैं बाहर भी गई हूँ, यूरोपियन कंट्रीज़ में गई हूँ। तो मैंने ये नोटिस किया कि वहाँ मैंडरिन या कैंटोनीज़, चाइनीज़ भाषा के ब्लर्ब्स चल रहे होते हैं एयरपोर्ट वगैरह पे, और वो इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती हैं, तो वहाँ के लोगों को काफ़ी ईज़ी हो जाता होगा। बट यूरोपियन भाषाओं ने और यूरोपियन लोगों ने चाइनीज़ भाषाओं को वैल्यू दी है, उसकी इकोनॉमी को वैल्यू दी है, भाषा को वैल्यू अपने आप मिल गई है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ भी थोपने की ज़रूरत नहीं है। अभी 3 लैंग्वेज एक डिक्टम आया है गवर्नमेंट से, जो कहते हैं कि इंग्लिश को अब हम फॉरेन भाषा की तरह इस्तेमाल दर्जा देंगे। जी। जब और उसमें क्या होगा कि स्पेनिश, फ्रेंच अगर कोई सीखता था तो उसके चांसेस कम हो जाएंगे। संस्कृत, हिंदी पहले आपको सीखनी पड़ेगी। हाँ। हम चीज़ वही सीखते हैं हकीकत में जिसको हम अच्छे से इस्तेमाल करें या जिसको हम इंजॉय कर। मुझे लगता है कि भाषाएं तो जितनी आ जाए वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको पता है कि ब्रेन भी बेटर वर्क करता है। ये साइंटिफिक न्यूरोलॉजिकल स्टडीज़ हैं। द ब्रेन हैज़ nodes and these connect each other very well if you have more number, if you're a polyglot, if you know more languages than one, then you make certain connections which are not available to speakers of just वन लैंग्वेज। तो लैंग्वेजेस जितनी ज़्यादा आए, अब लैंग्वेजेस में हम हायरार्की मानते हैं, तो वो हायरार्की आती कहाँ से? पावर और इकोनॉमिक से आती है। तो जब तक हम इंश्योर नहीं करते कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी हिंदी या संस्कृत में, या किसी तरीके से मॉनिटरी बेनिफिट्स या इंसेंटिव्स के साथ जब तक हम उसको नहीं जोड़ेंगे, या समहाउ उसको पावर, ये पावर नहीं कि रेजीम कैसे एस्टैब्लिश्ड रहेगा, ये पावर कि जो हाउ टू मेक द कॉमन मैन फील एम्पावर्ड, हाउ टू मेक द स्टूडेंट हु वांट्स टू मेक अ करियर फील एम्पावर्ड, ये हमारा एम होना चाहिए लैंग्वेज पॉलिसी बनाते वक्त कि क्या लैंग्वेज हमारी यूज़ होगी। जी, एक कंफर्ट लेवल आ गया है इंडिया में इंग्लिश को लेके, और वो हमको कनेक्ट करती है। ग्लोबली भी इंग्लिश बहुत यूज़फुल मानी गई है। अभी फ्रेंच लोग जो है वो इंग्लिश की सत्ता को नहीं मानते थे, बट जब एयरप्लेन डिज़ास्टर्स हुए कई, क्योंकि वो इसलिए हुए कि जो मेरे ख्याल से एटीसी जो भी आपका ट्रांसमिशन सेंटर जो होता है वहाँ पे चेक करता है कि फ़्लाइट्स कैसे रेगुलेट हो रही है उसमें, और पायलट्स में कम्युनिकेशन गैप्स रहे और उसकी वजह से कुछ डिज़ास्टर्स हुए, तो दे एग्रीड कि यू हैव टू फाइंड अ कॉमन लैंग्वेज विच इज़ नोन बाय मोस्ट। तो अल्टीमेटली इंग्लिश को उन्होंने माना। फिर ग्लोबली जो आपका इंटरनेट पे भी जो यूज़ होता है, हालांकि वो भी अमेरिकनाइज हो गया। यहाँ आपको ये समझ में आता है कि लैंग्वेज एंड पॉलिटिक्स गो टुगेदर। एंड आई वांट टू रिपीट दैट अगेन, द फ्रेज कि जिस भी लैंग्वेज के साथ आपके साथ आर्मी, नेवी माने पावर जुड़ी है, और आज के दिन अगर साइबर पावर जुड़ी है, मतलब आप हिंदी को बहुत ज़्यादा यू कैन मेक इट अ हैपनिंग इन थिंग, यू कैन मेक हिंदी फैशनेबल। उसका डिस्कोर्स का लेवल हमने हाई रखना है, उसको हमने अडल्ट्रेट नहीं होने देना एब्यूसिव वर्ड से, गालियों से। उसको हमने अच्छा रखना है, उसको हमने मैनर्स, रिफाइनमेंट, एक सुंदरता के साथ जोड़ना है। जैसे उर्दू ने अपने आप को इस तरीके से एस्टैब्लिश किया है कि वो एक पोएटिक लैंग्वेज है, तो इसी तरीके से हिंदी को अपने लिए एक कहीं सभ्य सिविलाइजेशन से, सभ्यता से उसको जोड़ना पड़ेगा। वो बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, वो हमें कनेक्ट करती है, हमें रोज़मर्रा की चीज़ें उसके बियॉन्ड उसको कल्टीवेट करना पड़ेगा। जैसे साइंस के लिए हमने उसको अभी तैयार नहीं किया, विज्ञान की भाषा नहीं है वो, इंग्लिश बन गई इसलिए इंग्लिश है ना। तो हम उसको जब तक बहुत, और उसको डेवलप करने में ना वो ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक होता है मतलब सालों साल लगते हैं, आपने उसमें अध्ययन किया होता है, तब जाके वो चीज़ ना डेवलप होती है, हाँ पनपती है। तो एक दिन में आप वो करना चाह रहे हैं जो फेज वाइज और एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू, डेवलपमेंट प्रोसेस के थ्रू होने से चाहिए था। यही हमें करना है कि हमें अपने आप को समय देना है, अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को समय देना है। हर चीज़ उनके ऊपर अभी हम नहीं कर सकते, और हमें थोड़ा इंटरनेट रेगुलेट करना है, ये चीज़। ठीक है। एक क्वेश्चन था कि जो ऑनर्स करते हैं इंग्लिश में,
मोस्टली लाइक बीए ऑनर्स, हम्म, तो उन्हें लोग ये बोलते हैं कि अब आगे क्या करोगे, क्योंकि हाँ, उन्हें लगता है कि इंग्लिश में कर लिया तो कहीं ना कहीं इनके करियर में एक बैरियर आ गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज आगे कुछ ज़्यादा हम्म, वैकेंसीज मिलेगी नहीं। हम्म। तो आपके हिसाब से ऐसे कोर्स जो प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में हो रहे हैं वो कितने फ्यूचर रेडी होते हैं? ठीक है, तो ना इसमें ना एक्चुअली में लगता है कि ये एक क्वेश्चन है, बस इसमें दो क्वेश्चन है, क्योंकि Okay. NEP 2020 के हिसाब से जो आपका ऑनर्स है हम्म, उसका रोड मैप बदल चुका है, तो मैं उसके बारे में बात करूंगी। बट जी। उससे पहले मैं आपका ये बात करती हूँ कि ऑनर्स कोर्स करने से या इंग्लिश को परस्यू करने से आपको क्या फ़ायदा है ना। तो इंग्लिश ऑनर्स ज़्यादातर वहाँ है जहाँ लिटरेचर है, ना कि लैंग्वेज है। लिंग्विस्टिक्स नहीं है वो, और वो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन नहीं है, वो साहित्य है। जी। जिसका मतलब है कि आपके पास बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट है, पैरेलल वर्ल्ड्स हैं, पैरेलल थियोरीज हैं जिनसे आप बहुत कुछ ड्रॉ कर सकते हो। एंड दिस इज़ द एरा ऑफ कंटेंट डेवलपमेंट, है ना। आप मीडिया के पर्सन हो तो आपने सुना होगा कंटेंट इज़ द किंग, बिल्कुल। है ना। एंड कंटेंट हैज़ द की टू एवरी माइंड, बिकॉज if you can hook a person to your discourse, then they are ready to listen. एंड देन आप उनको जो कन्वे करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, एंड जो वो सुनना चाहते हैं वो आप फिर उनको ऑन अ लॉन्ग ड्यूरेशन आप उनको दे सकते हो। जैसे कि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे मेकर्स, क्रिएटर्स क्या करते हैं, वो अपना ब्लॉग लॉन्च कर लेते हैं। ब्लॉगिंग एक ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट जोन बन चुका है। बट क्या होता है कि वो कितनी देर सस्टेनेबल रहेगा, वो कितनी देर उस ब्लॉग को चला पाएंगे। जैसे ट्रैवल लॉग्स, दे वर्क वेल, ट्रैवल लॉग्स, ट्रैवल ब्लॉगर्स, उनका चलता है क्योंकि वो घूमते हैं साथ में, और उनका कंटेंट का बैकग्राउंड और फोरग्राउंड सेम है, वो है ट्रैवल, तो वो ही उनको सिंथेसाइज कर देता है। जो दूसरे होते हैं वो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। What you want to do is to streamline the content, produce quality content, generate quality content. अदरवाइज AI जो है वो आपको हमेशा एक्लिप्स कर लेगा। AI के पास बहुत कुछ है, उसके पास पूरा न्यूज़फियर है। न्यूज़फियर मतलब जितना ह्यूमंस ने आज तक लिखा पढ़ा सोचा है वो सारा AI के पास अब है, और वो उसको और बेटर वे में जनरेट कर सकता है। जो ह्यूमन टच हमें चाहिए, और जो जिसको बोलते हैं स्पॉन्टेनिटी, एनर्जी, वो एक अलग चीज़ है, वो भी आप ला सकते हैं अपने पॉडकास्ट में, अपने ब्लॉग्स में, अपने वीडियो लॉग्स में, वीलॉग्स में। बट जो आपको जो चाहिए वो कंटेंट, विजन, क्वालिटी कंटेंट, वो आपको लिटरेचर दे सकता है। क्योंकि जो लिटरेचर है ना वो आप समझ नहीं आप लोगों को क्या है कि नॉवल पढ़ ली, स्टोरी पढ़ ली। वैसे तो पूरा आपको पता होगा कि जो वर्ड नरेटिव है अभी बहुत, आई थिंक इट्स द वर्ड फॉर द लास्ट 2 decades। नरेटिव एक वर्ड चल रहा है, सबको पता है ये नरेटिव चल रहा है। पॉलिटिक्स में भी लोग बोलने लगे ये नरेटिव चल रहा है। तो ये जो नरेटिव है, ये बहुत सारे नरेटिव ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है इफ यू आर अ लिटरेचर स्टूडेंट। बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स, मल्टीपल फोकलाइजेशन। एंड देन फॉर आवर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली, हमारा USP है ट्रांसमीडिया स्टोरी टेलिंग एंड डिजिटल ह्यूमैनिटीज़। तो हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए इस तरीके के कोर्सवे बनाए हैं, और इसमें हमें बहुत अच्छी, क्योंकि 2019 से हमारा MA इंग्लिश प्रोग्राम चल रहा है, PhD उससे भी पहले से चल रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटी है। तो हमने बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट देखा है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को ग्राफिक नॉवल राइटिंग में, विजुअल आर्ट्स इन यूरोप में, इन चीज़ों में ट्रेन किया है, उसके साथ साथ रिसर्च में। और NEP बाद में आया, उससे पहले हम ऑलमोस्ट उसी तर्ज पे काम कर रहे थे। एबिलिटी एनहांसमेंट, स्किल एनहांसमेंट, वैल्यू एडेड कोर्सेज, जो कि लिटरेचर, कोर लिटरेचर के साथ साथ चल रहे हैं। तो आपको आर्ट, एस्थेटिक्स, कल्चर एंड कम्युनिकेशन ये इकट्ठे मिल रहा है विद ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड्स। क्योंकि फिक्शन क्या है, आपने वर्ड्स से एक नई दुनिया बनाई है, और दुनिया पे दुनिया, और अगर आपको नई दुनियाएं बनानी आ जाएंगी जो कि AI के भी सोच के परे है, जो कि ह्यूमंस ही बना सकते हैं, तो आपका कंटेंट जो है वो किंग ही रहेगा। यू विल रूल, एंड यू विल सॉर्ट ऑफ रूल द रूस्ट, एंड यू विल गिव AI एंड इट्स मेकर्स अ रन फॉर द मनी। ध्रुव राठी, आई वांट टू कमेंट हिज ब्लॉग, क्योंकि क्या बोलेंगे उसको, वीडियो जो उनका सीरीज पूरा, क्योंकि उस इट इज़ वेल रिसर्च्ड।
आप क्या बोल रहे हैं वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए. तो वी ट्रेन आवर स्टूडेंट्स टू मेक एविडेंस बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, टू राइट वेल, इन्फॉर्म्ड बाय क्रिटिकल थियोरी. क्रिटिकल थियोरी मतलब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. अभी मैं इंग्लिश का टेक्स्ट ऐसे नहीं पढ़ाती हूँ, इट्स नॉट जस्ट प्योर इमेजिनेशन. उसको उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में प्लेस करते हैं. जैसे कि आप 16वीं शताब्दी के इंसान की तरह ना बोल सकती हैं ना सोच सकती हैं. जी. आप 21वीं शताब्दी की हैं, 21वीं शताब्दी की महिला की तरह सोचेंगी, एक वर्किंग वूमन उस तरीके से, ठीक है. और अगर आप 16वीं शताब्दी का किताब भी पढ़ रहे हैं तो भी आपके मन में डिफरेंट ख्याल आएंगे उसको पढ़ के. सो ये सब चीज़ों को कॉन्शियसली हम करवाते हैं. सो यू आर नॉट नाइव रीडर, एक मासूम नहीं रहते हो आप. और कई बार ना एक समय के साथ मासूमियत थोड़ी सी चली जाए और डिफरेंट टाइप का विजडम आ जाए तो आप सोच सकते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर्स वर्क करते हैं, क्लास स्ट्रक्चर्स, हाँ, जोग्राफिकल एसिमेट्रीज. हम ग्लोबल वर्ल्ड में हैं पर एसिमेट्रीज हैं यहाँ पे भी. ग्लोबल विलेज जो यूएस में है वो इंडिया में नहीं है. जो यूरोप में जो उसका इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का वो यहाँ नहीं है. जो चाइना में जिस तरीके से ग्लोबल हम कह रहे हैं तो इस तरीके की ग्लोबलाइजेशन पहले भी थी, उसमें भी एसिमेट्रीज थी. तो एसिमेट्रीज कैसे वर्क कर रही हैं, जेंडर डिवाइड कहाँ है, ये क्या, ये कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं. और ऐसा नहीं है, डिविजन्स हर तरीके के हैं क्योंकि आप भी और मैं भी हमारी जो प्रिविलेजेस हैं हम उनको डिफेंड करना चाहते हैं. सब अपनी प्रिविलेजेस, तो पेट्रियार्की में मेन अपने प्रिविलेजेस को बचाते हैं. और जहाँ एम्प्लॉयमेंट और रिसोर्सेज ये सब क्रंच है ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे करेंगे कि वो कहेंगे कि विमेन दे शुड सिट एट होम, है ना. एक्चुअली ये होता है, जैसे कि जब हम यूएस जाते हैं तो लोग कहते हैं कि इंडियंस को नहीं आने दो, हमें अपनी जॉब करने दो. ये तब होता है कि जब आप कहते हैं कि रिसोर्सेज कम है और फिर क्या होता है, कंपटीशन बढ़ जाता है. तो हमें क्या करना है, वी हैव टू एक्सपैंड द पाई rather than cut the and distribute the same piece of pie. Expand the pie. ओके. सो अभी आपने जैसे एक्सप्लेन किया कि एआई वो नहीं कर सकता जो स्टूडेंट कर सकते हैं. सो मेरा क्वेश्चन यही था कि क्या एआई से लैंग्वेजेस या राइटिंग स्कोप खत्म हो सकता है? नहीं, मैंने ये नोटिस किया है क्योंकि मैं एआई यूज़ कर रही हूँ अभी और हम यूनिवर्सिटी में हैं. हम अपने स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ें बोलते हैं कि प्रॉम्प्ट्स बनाओ. प्रॉम्प्ट्स आपके इंटेलिजेंट प्रॉम्प्ट्स होने चाहिए, पर ये नहीं है कि एआई फंडामेंटल वर्क भी आपके लिए कर रहा है. एआई से वो चीज़ पूछो जो गैप्स हैं, जिनको वो फ्रैक्चर्ड, कहीं गैप्स रह गए आपकी स्टडी में, उससे पूछो, वो आपको ला के देगा कि कहाँ से आपको वो गैप पूरा करने को मिलेगा. ओके, बट आप उसको सब कुछ करने को, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. मेरा बेटा जो है वो डीयू से पढ़ाई कर रहा है और वो लोग डिजर्टेशंस लिख रहे हैं. और मेरा जो नेफ्यू है वो इज़ अ लॉयर, ठीक है. अब दोनों को एक चीज़ फेस करनी पड़ रही है. मैं एब्स्ट्रैक्ट में बताऊंगी, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो आपका जुडिशरी या लीगल सिस्टम हो, सब में एआई आया है. क्या होता है कि यू डोंट री इन्वेंट द व्हील. आप हमेशा दोबारा से पहिया इन्वेंट नहीं करोगे, पहिए से आगे ही चलोगे, गाड़ी करोगे और कुछ करोगे, ठीक है. तो कहने का मतलब है, जब आप लोग सोचते हैं जब एआई है तो मुझे ये करने की क्या ज़रूरत है, एआई से बोल देता हूँ, एआई कर देगा. अब एआई कुछ भी फ्री में नहीं करेगा. अब एआई क्या करने लग गया है कि जो आपके टिपिकल लीगल फ्रेजेस होते हैं और जो आपके टिपिकल एपिस्टेमोलॉजिकल, जिसको आप इंटेलेक्चुअल या नॉलेज के फ्रेजेस होते हैं, उनको वो अपनी ट्रेजरी दिखाने लग गया है. उससे क्या हो रहा है कि जब आपको डीह्यूमनाइज करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, एआई आपसे पैसे लेकर रहेगा. जी. आप एआई के ऊपर निर्भरता आपको कम करनी पड़ेगी. एंड दिस इज फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो टू सी कि what it is, how it is making the economy run. Our reliance should be on ourselves rather than AI. And if we want to compete with AI, best thing is, I'll tell you what, my son did not have to spend an ounce on a penny on this on humanization. क्योंकि फिर उसको क्या खुद ही हमने बैठ के क्या किया, वो जो फ्रेजेस थे उनको रीफ्रेज किया, उनको दूसरी इंग्लिश में टेंडर किया, तो वो एक्सेप्टेबल हो गया एआई में. मैं आपको कुछ बात बताना चाह रही हूँ. मैंने
मुझे पता है थोड़ा लॉन्ग है, आपको एडिटिंग में थोड़ा दिक्कत होगी, इट्स ओके। आई जस्ट टेल यू समथिंग। मैं पीछे ना एसईओ राइटिंग कोई कर रहे थे, डिजिटल मार्केटिंग, और मैं उनको हेल्प कर रही थी। ही वॉज अ फ्रेंड इन फ्रांस, and what I learned was probably he was making a site for some educational institution or a school. So what I learned was कि हम जो भी word, वो डिक्शनरी एक्सट्रैक्टेड इंग्लिश का वर्ड था, जिन भी कॉम्बिनेशंस को हम रखते थे कि वेबसाइट का ये नाम होगा, थोड़ी देर में वही नाम वेबसाइट सेल करने लग जाती थी हमें। जी। .org.in आप ऐसे करके ये डोमेन नेम ले सकते हैं। कहने का मतलब है डिक्शनरी में जो वर्ड्स हैं वो लोगों ने बनाए, लैंग्वेज जब डेवलप हुई। अभी एआई क्या करने लग गया, पूरी डिक्शनरी उसके पास है, तो वो ये दिखाएगा कि ये मेरे वर्ड्स हैं। वर्ड्स ह्यूमन लैंग्वेज के हैं, उन वर्ड्स को उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बना लिया। आप समझ रहे हो कैसे काम कर रहा है? यस। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, और अब वो हमें वो सेल कर रहे हैं। हमें अपनी इंडिपेंडेंस को रीअसर्ट करना पड़ेगा। कैसे होगा? इसके लिए यू नीड पॉलिसी मेकिंग, ओके। सो द थिंक टैंक शुड थिंक अबाउट इट, दैट इज इट। ओके। मैंने आपके बारे में काफ़ी रिसर्च किया तो पता चला कि आपने एक बुक भी लिखी है, दीनबंधु सर छोटू राम पर। तो उस बुक की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? ओके, सो पहले मैं बुक का नाम बता देती हूँ। जी बिल्कुल। सो बुक का नाम है दी फॉरगॉटन राम, लोर एंड लेजेंड ऑफ सर छोटू राम। और जैसे कि आपने बोला था कि मेरा नेटिव विलेज, तो Yes. मेरा नेटिव विलेज भालोट है। हाँ, क्या है कि मैंने सर छोटू राम का नाम अपने पिताजी से सुना था बहुत, पर मैंने वो किताब कहीं मेरे को नहीं मिली जहाँ उनका नाम कहीं लिखा हो। काफ़ी बाद मतलब काफ़ी ऑथर्स ने ऐसा नहीं है उनके बारे में लिखा, पर मुझे वो पढ़ने को नहीं मिलता था। जब मैं बैचलर्स में थी या मास्टर्स में थी तो मुझे लगता था कि वाई आर, इफ़ ही वाज सच अ ग्रेट मैन, वाई आरंट द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ इंडिया टॉकिंग अबाउट हिम? एंड आई फेल्ट देन आई अंडरस्टूड, क्योंकि हमने जब ये पढ़ा क्रिटिकल थ्योरी तो हमें पता चला कि ये सारे तरीके हैं। हिस्ट्री tries to remember only people it is comfortable with, because history is written by establishment, powerful people. So maybe it was convenient for powerful people to forget him, or it was inconvenient for them to remember him. तो मैंने फिर वो अपने आप से, क्योंकि जब पढ़ा बोला मैंने लोगों से बात की, तो मुझे लगा कि उनके ऊपर एक बुक ऐसी लिखनी चाहिए जो मैं पढ़ना चाहती थी। अगर कोई और है जिसको ऐसी बुक पढ़नी है तो वो पढ़ सकता है। तो फिर मैंने उसको लिटरेचर, मेटा हिस्ट्री, लिटरेरी थियोरी से जोड़कर भी उस बुक को लिखा मैंने। वो बुक इंग्लिश में है, तो मेरे कई भाइयों ने भी, और वहाँ पे जो पब्लिक थी उसने भी मेरे को क्रिटिसाइज़ किया एक्चुअली। उन्होंने कहा कि तूने हिंदी में क्यों नहीं लिखी है, हम कम से कम पढ़ तो लेते। फिर मैंने कहा कि मेरा एम था कि उसको थोड़ा इंटरनेशनल बनाना चाहती थी, क्योंकि हिंदी में तो है। मेरे खुद इंस्पिरेशन है, प्रोफेसर हरी सिंह ने लिखा है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं सर छोटू राम पे। सर छोटू राम की खुद की राइटिंग बहुत ही पावरफुल है। उन्होंने किसानों के लिए लिखा है ना, उन्होंने बेचारा ज़मींदार लिखा, उनके आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनकी पूरी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगा कि सबको सीखने की ज़रूरत है। उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो क्रॉस कम्युनल, उन्होंने एक हार्मोनियस अलायंस बनाया। उन्होंने कहा कि बाहर तो जो आपके नेता हैं वो हिंदू मुस्लिम कह के आपकी वोट लेते हैं, बट जब वो अंदर बैठते हैं तो वो ये कहते, वो हिंदू और मुस्लिम ट्रेडर एक साइड होता है, उनको फार्मर और बाकियों से मतलब नहीं होता। वो हिंदू मुस्लिम अंदर इकट्ठे होते हैं, वो बाहर अलग होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको देहात और अर्बन पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा, ये डिफरेंट है। क्योंकि गांव में मुझे ना हिंदू नज़र आता है ना मुसलमान, मुझे गांव में लोगों की गुर्बत और लाचारी नज़र आती है। तो ये है। और उन्होंने कहा कि जो शहरी सड़क है वो गांव मुड़ जाए, मुझे ये ख्वाहिश है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आपको बताऊं मैं, सारे एक समय ऐसा था पंजाब पूरा का पूरा डेट रिडन था, सबकी ज़मीनें गिरवी पड़ी थी मनी लेंडर के पास। हाँ, आपने मूवी देखी ना मदर इंडिया, वैसे ही सबके पास सबकी ज़मीन गिरवी पड़ी थी। क्योंकि शादी ब्याह में कोई बीमार पड़ रहा है, आप जाओगे, वो अंगूठा लगवा लेंगे, कुछ लिखवा लेंगे, और वो चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर से आप नहीं निकल सकते। आपने मूल भी बहुत बार दे दिया, प्रिंसिपल अमाउंट आपने दे दिया, पर वो चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा है, वो इतना ज़्यादा है कि मूल से बहुत
आगे है। तो गवर्नमेंट कहती थी ऑक्शन कर दो इसकी प्रॉपर्टी, और भी बहुत सारे थे, मैं किसी दिन, आप मेरे को उसी पे बुलाना तो मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी। बहुत सारे कानून थे। तो इससे क्या था कि सबकी ज़मीन निकल गई थी उनके हाथों से। हाँ, तो तब उन्होंने नए ऐसे कानून लेके आए कि अब किसी की ज़मीन या ये चीज़ें ना, घर बैल नौहरा, लोगों का खाना बन रहा होता था, वो उठा के ले जाते थे कि ये नीलाम नहीं होगा, जी तो उनको सस्टेनेंस मिलती रहे, उसका उन्होंने प्रबंध किया। तो ये इम्पोर्टेंट था। और ये कभी भी हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ों को एड्रेस नहीं करेगी। तो गांव को, बच्चों को एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। कौन टेररिस्ट बनता है अगर उसका घर चल रहा हो? कौन सड़क पे उतरता है जलाने के लिए? आई मीन रियली। लेकिन कुछ लोगों का घर चलता है वो तब भी टेररिस्ट बन जाते हैं अगर हम देखें तो। हाँ, तो मैं उसमें सिर्फ एक बात बोलूँगी। जी मैंने ना बचपन में एक लाइन पढ़ी थी, फैनेटिसिज्म ब्रीड्स फैनेटिसिज्म, मतलब हेट्रेड ब्रीड्स हेट्रेड। अगर आप किसी को नफरत की नज़र से देखोगे ना, तो उससे प्यार नफरत मिलना ही, मुश्किल है। बहुत ही बिल्कुल। कुछ, कोई भगवान बुद्ध जैसे कोई होंगे जो किसी की नफरत को प्यार में बदल लेते हैं। नहीं तो नफरत से ना आपको रिफ्लेक्शन मिलती है वापस। ओके, ये ठीक है। अभी आपने बोला तो फेमिनिज्म और इक्वालिटी, सोसाइटी में कुछ लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ मैंस के लिए, जो मेल है उनके लिए सिर्फ एक नफरत के वर्ड्स हैं। क्या आप Feminism? इक्वालिटी की बात पे करते हैं? क्योंकि आप किसी मर्द से नफरत करते तो आपको लगता है कि अब इक्वालिटी होनी नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं। ऐसे सोसाइटीज में अक्सर लोगों की सोच रहती है। हाँ। अच्छा देखो, एक तो पहले मतलब पता नहीं, मैं अपने आप को फेमिनिस्ट समझती हूँ, और मेरा हस्बैंड भी फेमिनिस्ट है, मेरे दोनों बेटे भी फेमिनिस्ट हैं। जी और मुझे लगता है कि टुमारो आई विल बी अ मदर इन लॉ, तो आई थिंक मेरी डॉटर इन लॉ शी विल फील दैट शी इज इन द राइट हाउस होल्ड, शी इज रिस्पेक्टेड। हमारे पास जो कमी है ना, वो ये है कि हम अपनी बेटियों को तो एनकरेज करते हैं, लाइक माय फादर एनकरेजेस हिज डॉटर्स वेरी मच, वी हैव बीन एनकरेज्ड बाय माय फादर, हाँ, to pursue studies, to discuss, to express our opinion, to compete in the world, and he wanted us to be independent. He wanted us to earn before we marry. मेरे फादर को कोई कॉन्सेप्ट नहीं था मैरिज का। मेरे फादर तो कहते थे कि अरे मैं तो सोच रहा था कि तू मेरी हेल्प करेगी, तू शादी करना चाहती है, मैं सोच रहा था तू मेरी सेक्रेटरी बनेगी। तो ये था। अब मैं हालांकि मैंने देखा यहाँ थोड़ा रिग्रेसिव है, बच्चे बहुत जल्दी शादी कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए। गर्ल्स स्पेशली, दे शुड बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बिफोर दे मैरी, एंड ऑल्सो बॉयज। अगर उनके घर वाले कह रहे हैं कि भैया तेरे पास ज़मीन है, क्या ज़रूरत है, मैं उनको कहूँगी नहीं, यू अर्न बाय योर सेल्फ, और बाप दादा की ज़मीन को रहने दो वहीं। तुम अपना अर्न करोगे ना, तो तुम कभी घर में लड़ाई नहीं होगी। तुम्हें लगेगा कि मैं जब खुद कमाता हूँ, जब ये वाली फीलिंग आती है ना, फिर आपके अंदर ग्रीड, कंपटीशन, ये वाला अनहेल्दी, ये चला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोवेटसनेस, ये कुछ चीजें होती हैं, ये चले जाते हैं। ओके अभी फेमिनिज्म की बात हुई ना, जी, पेट्रियार्की जो है ना, वो लड़कों को भी दबाती है, सिर्फ लड़कियों को नहीं। आप ये देखो कि ऑनर किलिंग है, पहले बहुत हो रही होती थी, थी। खाप्स ने फिर उसको थोड़ा सा रिवाइज किया अपने स्टांस को। यस बहुत सारे ब्रदरहुड्स पुराने तोड़े, तो उन्होंने अपना पेट्रियार्कल कोड पुराना रिवाइज किया, तब जाके अभी सोसाइटी थोड़ा सा उसमें से निकली है कि देखो टाइम के हिसाब से आपको चलना है, उल्टा नहीं व्हील घुमाना है, आपने आगे ही बढ़ना है। हाँ, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ विमेन एम्पावर्ड है, वो ज़्यादा सेफ सोसाइटीज़ हैं। ओके सेफ सोसाइटीज़ हैं। हमें पेट्रियार्की, फेमिनिज्म ये नहीं करना है, हमें सेफ सोसाइटी देनी है जहाँ लड़के भी जिंदा अच्छे से रह सके, पन पे लड़कियां भी। हाँ, तो जो ज़्यादा पेट्रियार्कल सोसाइटी रिजिड होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ती, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों पे इक्वली दबाव। लड़के को कहेगी दहेज ले, लड़के को कहेगी तू कास्ट वाइज ऐसे रख, लड़की को दबा के रख, अगर वो आप सुन लोगे बहू की तो वो जोरू का गुलाम। सो ये टाइप कास्टिंग, स्टीरियोटाइपिंग, ये गलत है। उसमें क्या है, वो भी इंसान है। वी शुड लुक एट ईच अदर एज वैल्यूएबल ह्यूमन बींग्स इन गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर। ओके अभी हाल ही में नीट का पेपर हुआ, वो भी लीक हो गया। पिछले कई सालों से लगातार ये चीज़ें चल रही है कि आज बच्चे कई 6 महीने 8 महीने सालों की मेहनत करके एग्ज़ाम देते हैं, नेक्स्ट डे पता चलता है कि पेपर तो लीक हो चुका है। तो क्या इन सब घटनाओं से बच्चों का सिस्टम से भरोसा नहीं उठ जाएगा? Absolutely, it's heart rending for the parents, for the students especially. मुझे लगता है the government needs to reinvest the trust. It's a trustee.
गवर्नमेंट इज अ ट्रस्टी, हमने उनमें विश्वास जगाया है, विश्वास हमने उनमें, उन्होंने कहा भरोसा करो, विश्वास जी। हमने उन पे किया है। तो जो सैंक्टिटी है एजुकेशन सिस्टम की, जो हमारे इवैल्यूएशन एग्जामिनेशन सिस्टम की, इट नीड्स टू बी रेस्टोर्ड एंड वो जो ट्रस्ट है इट्स नीड्स टू बी री इन्वेस्टेड। और वो तभी होगा जब हम इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेंगे, क्योंकि इंडिया में ये लाइफ और डेथ का सवाल बन जाता है एंड वेयर मिलियंस ऑफ lakhs of students are concerned, 20 lakhs we heard I think. यस। तो और ये 90 पेपर लीक्स हो चुके हैं, मतलब आप एविडेंट है कि आप वहाँ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आई थिंक गवर्नमेंट को बाकी सब कुछ छोड़कर एजुकेशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिवली और फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली। बजट हमें इन चीज़ों में अपना रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको इन सब में कहाँ पे लीकेज लगता है कि It's a matter of our future. It's a matter of our generations. Psychological impact, psychological health of our coming generations. यस जो लोग ऐसे सिस्टम से निकले हैं वो सोसाइटी अनस्टेबल रहेगी। एजुकेशन आज तक वो पिलर रहा है जो हमें ज़्यादा सिविलाइज्ड बनाता है। मैं ये कहती हूँ बहुत अच्छा था कि आप वेलफेयर स्टेट मॉडल पे चल रहे थे, सब्सिडाइज्ड एजुकेशन थी। सब्सिडाइज्ड एजुकेशन में क्या है, बच्चा पास और फेल इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, बच्चे को रहना, शिष्टाचार, सोशलाइजेशन आ जाए ना, यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिलता है ना, तो वो अपने आप थोड़ा सभ्य हो जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने बोला कि बच्चे स्ट्रेस भी लेते हैं इस चीज़ का, और अभी रिसेंटली जब नीट का पेपर लीक हुआ तो कई ऐसी खबरें भी आई थी कि कुछ बच्चों ने अपने साथ कुछ गलत कदम उठा भी लिया है, क्योंकि ऑफ कोर्स इतने महीनों की मेहनत थी और सडन पता चलता है कि वो तो पेपर ही लीक हो चुका है। तो एक बच्चा, आप जैसे यूनिवर्सिटी में रहते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स आपके अंडर हैं, ऑलमोस्ट आप और यूनिवर्सिटी भी देखते हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि ये बच्चा जो है ये किसी स्ट्रेस से डील कर रहा है? तो कैसे एक टीचर एक बच्चे को उस चीज़ में हेल्प करती है? या कई बार कुछ ऐसा भी इंसिडेंट होगा कि आपको लगेगा कि ये स्टूडेंट तो बहुत ब्राइट था, बहुत खुश रहता हाँ। था, तो ये स्ट्रेस से डील कर रहा था, तो उन सब चीज़ों को आप मेजर कैसे करते हो? अनफॉर्चुनेटली ऐसा इंसिडेंट 4 यहाँ, 4 आई थिंक NIT में हुए ये, और बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। सोशल कंडीशंस और इंस्टीट्यूशनल कंडीशंस, चाहे आप एजुकेशन सिस्टम की जी। बोले, सब कुछ मिल मिलाकर एक बच्चे को तैयार कर रहे हैं। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, जैसे वो बोलते हैं कि पूरा गांव लगता है एक बच्चे को बड़ा करने में, है ना। पहले तो हम ऐसे, जब मैं छोटी थी, आप मेरे से 10 या 15 साल छोटी हैं, हाँ, मे बी 20 साल, आई डोंट नो, 25 ईयर्स भी हो सकता है, ठीक है। आई एम इन द आई एम ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 40s, ओके। तो आप ये समझो कि जब मैं छोटी थी तो यही होता था, गली में हम किसी के भी घर जाके खाना खा सकते थे, बात कर सकते थे, हाँ, उतना ही था, और वो हमें चाटा भी लगा सकते थे, बिल्कुल। और हमारे पेरेंट्स उनसे लड़ते नहीं थे, और हमारी टीचर को भी पूरा फ्रीडम था। हालांकि वो ही फ्रीडम कई टीचर्स ने मिसयूज़ किया, जिसकी वजह से ज़्यादा कॉर्पोरल पनिशमेंट के अगेंस्ट मुहिम छिड़ी, और ये हुआ कि नहीं, टीचर्स को अब हक नहीं है बच्चे को हाथ लगाने का। वो कुछ हद तक मेरे को लगता है वो भी सही है, बट जो एक है ना टोटल सोसाइटल मिसट्रस्ट जो आपस में हुआ है, और एक ये हो गया कि हाँ, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा गुंडा बन जाएंगे तो अच्छा ही है, बच्चा हमारा सरवाइव कर लेगा। तो सोसाइटी में ना एक होता है ना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में ये घुस गया है। तो ये चीज़ ऐसे आती है कि जहाँ कुछ थोड़ा सा बाहर वीक है ना, तो फिर लोग अपने आप के हाथ में ले लेते चीज़ें, वो हुआ है ना। तो जो हमें फीड्स मिल रही हैं, चाहे मीडिया से या कहाँ से, तो हमें लग रहा है कि हम इनसिक्योर हैं, हम उस लेवल पे आ गए कि हम इनसिक्योर फील करते हैं, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इसलिए हम ज़्यादा लड़ते हैं। तो वो लड़ाई झगड़ा, उसका सब असर है, वो बच्चों के दिमाग में भी लड़ाई चल रही है आपस में, अंदर ही अंदर। बच्चों को अगर हमने मोबाइल दिया तो क्यों दिया? क्योंकि बाहर हमें लगा कि कोई बच्चे को उठा के ना ले जाए, तो हाथ में बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया तो घर में बैठ के कर ले, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है।
कल्चरल एक्टिविटी नहीं है, यू आर डिपेंडेंट ऑन अ डिवाइस, और डिवाइस से आपको क्या फीड मिल रही है, कई बार बुलिंग आपकी डिवाइस पे भी चल रही है ना। तो सोशल मीडिया पे अभी पीछे बहुत अच्छी एप्पल मूवीज वगैरह बनी है जिसमें आपको पता चल रहा है कि हाउ इट कैन मैनिपुलेट अ माइंड एंड हाउ द बुलिंग विच गोज ऑन इन स्कूल्स इज कैरिड ओवर इन दी सोशल मीडिया। तो वी हैव टू बी अलर्ट टू दैट। अभी आज ही बता रही, बड़ा एक हमारा खुश मिजाज एक स्टूडेंट रहा, बहुत एक्टिव, एनर्जेटिक, एंड सडनली आई हियर कि ही इज नो मोर। तो यस, और मिलने आ जाता था, बीच में बात करने भी आ जाता था। मैं आपको ये बता रही हूँ, कोई तरीका नहीं है जानने का एक खुश मिजाज बच्चा को क्या हो गया एकदम से। हाँ, तो ये जो प्लग है ना, समथिंग इज गेटिंग अनप्लग्ड। ये ना पूरा द सोसाइटी नीड्स अ ओवरहॉल, अ रेनेसांस ऑफ सॉर्ट्स। जैसे श्री अरबिंदो ने भी कुछ रेनेसांस की बात की है, रेनेसांस 16th सेंचुरी में यूरोप में भी आया है। इस वक्त हमें एक रेनेसांस की हिंदुस्तान में ज़रूरत है जो हार्मनी, स्पिरिचुअल बैलेंस, कनेक्टिविटी इसको लाएगा, री इन्वेस्ट करेगा फेथ। वो ज़रूरी है। कैसे होगा? पॉलिसी में भी होगा, वो पॉलिसी में भी होगा। देखो, मेरे को लगता है कि ये अपना इंडिविजुअल लाइफस्टाइल चेंज करके नहीं होगा, ये पॉलिटिकल लेवल पे भी होना पड़ेगा। जो लीडरशिप है, थॉट लीडरशिप बेटर होनी पड़ेगी। अभी आपने बोला कि वो स्टूडेंट था, काफी हंसमुख था, लेकिन सडन पता चलता है दैट ही इज नो मोर। तो कुछ उसकी वजह पता चली आपको? some I think impulsive हुआ, but I'm not authorized to comment at the moment because I'm not in touch. This happened, I think, the last evening. Okay. And so I'm not aware of what was the course of events. So it would be too impulsive of me to comment on it. But what I can say is कि उस बच्चे से मैं अभी थोड़े दिनों पहले ही मिली थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो देयर इज नो वे ऑफ नोइंग। सो प्रॉबेबली वो एक थॉटलेस, माइंडलेस एक अटेम्प्ट था, और कोई उसको उस वक्त मिल जाता तो वो ना भी होता। मुझे ये लगता है कि इसको हम एक लार्ज स्केल पे इसको हम इस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं इस इशू को, कि हर यूनिवर्सिटी में एक काउंसलर हो, जैसे स्कूल्स में आजकल मैंडेट हो गया, तो एक काउंसलर का प्रोविजन हो, या लिसनिंग का जस्ट एक हेल्पलाइन हो, कि किसी बच्चे को ना जैसे फील हो, बच्चों को ट्रेन किया जाए कि जैसे उनको लगे ना कि समथिंग इज रॉन्ग और मैं कुछ गलत स्टेप ना ले लूँ, या गुस्सा आ जाए किसी पे, तो वो बस उस फोन पे फोन कर ले, उस नंबर पे। तो कोई बस अगर उनकी बात ही सुन ले ना और हाँ हाँ बोल दे, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। तो ये हमने, क्योंकि हॉस्टल में हम आते जाते रहते, तो बच्चों से बात करके देखा ना, वो हमसे थोड़ी सी बात करके बड़े खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि अ बर्डन हैज बीन लिफ्टेड ऑफ, एंड मे बी दे फील अनकंफर्टेबल, probably sometimes even talking to the parents। तो उनको ऐसा ईयर चाहिए होता है जो ऑब्जेक्टिव है, जो उनको जज नहीं करेगा, ऐसा। और फ्रेंड्स भी कई बार आजकल ना, क्योंकि जो आप एब्जॉर्ब कर रहे हो वही रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो फ्रेंड्स भी कई बार आपसे नहीं बात करते। अच्छा, फेमिनिज्म पे मुझे एक याद आया जो मैं बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल, मैंने देखा आजकल लड़कियां ना गालियां देने लगी हैं, और हीरोइंस भी देती हैं टीवी पे, है ना, और नेटफ्लिक्स पे। हाँ, तो मुझे उससे ये लगता है कि हम लड़कों की गलतियां, या जो उनको फ्रीडम मिल या प्रिविलेजेस मिली हैं या प्रेरोगेटिव मिला हुआ है गलतियां करने का या गलत बोलने का, उसको अपना के हम इक्वल नहीं होंगे। मुझे ये लगता है कि बस एक और कि मुझे, फिर आप यू कैन कमेंट ऑन दिस, कि मुझे ये लगता है कि जो विमेन लिबरेशन है ना, उसको हमें, या जो फ्रीडम हमारे पेरेंट्स के वजह से या इन लॉज की वजह से जो उन्होंने हमें फेथ इन्वेस्ट किया, या जो सब सोसाइटी ने कि हम आज यहाँ पे खड़े हैं, पिछले फेमिनिस्ट ने जो फाइट्स की हैं कि हम घूंघट वगैरह से निकले हैं, हाँ, उस सब को हमें बहुत वैल्यू करना चाहिए। ये फ्रीडम, कोई भी फ्रीडम बहुत आसानी से नहीं मिलता, इसलिए जब उसको आप यूज कर रहे हैं ना, तो उसकी वैल्यू हमें करनी आनी चाहिए। एक्चुअली ये फ्रीडम इसलिए मांगी भी नहीं गई थी कि हम गालियां दें, क्योंकि मोस्टली हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि गर्ल्स होती हैं, पूरा ड्रंक होती हैं, बेवजह लड़ रही हैं, फिर उन्हें गालियां दे रही है, सिर्फ इस बात पे, इस नाम पे कि हम इक्वल हैं। तो आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट दिया है, और मुझे लग रहा है इस पॉडकास्ट का ये हाईलाइट पॉइंट होना चाहिए कि लोग इसको कैच करें
कि गालियां देना इक्वालिटी नहीं है। और बॉयज को अपने लेवल पे लाओ, उनको थोड़ा सा रिफाइंड बनाओ, अगर बॉयज ऐसे हैं तो ये ज़रूरत है। जी। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्सिटी में भी पॉलिटिक्स तो होती है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स होते हैं, अपने अपने ग्रुप्स होते हैं, कई फेमस ग्रुप्स भी हैं जो बाद में जाके बड़ी पॉलिटिक्स पार्टीज को भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो सबने अपने अपने ग्रुप्स भी बना रखे हैं। तो आपके हिसाब से जो कैंपस में पॉलिटिक्स होती है वो कितनी जेन्युइन है? क्योंकि अगर हम क्रॉस करें दिल्ली तो JNU हाँ, प्रोटेस्ट होता ही है, वहाँ पे पॉलिटिक्स चलती है, लोग उस पूरी यूनिवर्सिटी को, बच्चों को देश विरोधी कहते हैं। तो आप क्या सोच रखते हो इन दोनों मुद्दों पर? ओके ओके। सो देखो, मैं ये सोचती हूँ सबसे पहले कि पॉलिटिक्स campus अच्छी चीज़ है कि नहीं, पहले जी, तो मैं ये बिल्कुल। बात करना चाहती हूँ। मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स एक अच्छी चीज़ है, ओके। और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स अच्छी हो, सबसे पहले तो ये हमारी खुद की वैल्यूज में होना चाहिए कि हमारी पॉलिटिक्स अच्छी हो, कंस्ट्रक्टिव हो, ना कि बिल्कुल। डिस्ट्रक्टिव। हाँ, और मुझे लगता है ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो पॉलिटिक्स के बाहर हो, है ना। आपका इस वक्त घर का सिलेंडर इस चीज़ पे निर्भर कर रहा है कि ट्रम्प उधर ईरान के साथ क्या कर रहा है ना, कर रहा है। तो एवरीथिंग पर्सनल इज पॉलिटिकल, और ये कैरोल हनीश और हमारे सारे फेमिनिस्ट बोल गए हैं, पर्सनल इज पॉलिटिकल। हाँ, तो विमेन घर से बाहर जाएंगी कि नहीं, ये पॉलिटिक्स है, लार्जर पॉलिटिक्स है, ठीक है। अब रही कैंपस पॉलिटिक्स की बात, तो हरियाणा में बीच में ये बैन था, बैन लिफ्ट किया गया, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लगता होगा कि पॉलिटिक्स अच्छी है, तभी गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया। अब ये है स्टूडेंट्स पे कि स्टूडेंट्स उस पॉलिटिक्स का जो आपको इंस्ट्रूमेंट मिला है, टेक्निक और रास्ता, पॉलिटिक्स सब कुछ है, एटमॉस्फेयर मिला है, उसको कैसे यूज़, क्या आप अपने यूनिवर्सिटी को और स्टूडेंट्स को बेहतरी में कंट्रीब्यूट करने के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, तब तो कीजिए। बिल्कुल। अब आपने बोला JNU या कोई और, ये एस्टैब्लिश्ड हेरिटेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, और वहाँ पे कई जगह लेफ्ट डिस्कोर्स है, कई जगह राइट विंग पॉलिटिक्स चलती है। अल्टीमेटली जो भी पॉलिटिक्स है उसका ध्येय वही होना चाहिए, राइट लेफ्ट सेंटर नहीं, होना चाहिए डेवलपमेंट। तो अगर आप ऐसी पॉलिटिक्स कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज इस वक्त स्टूडेंट पॉलिटिक्स या वहाँ पे या मीडिया की भी उस पर कमेंट करने की जगह, क्योंकि अगर किसी के यहाँ वॉशरूम ठीक नहीं है या कुछ ठीक नहीं है वो सब सही है, बट नेशनल लेवल पे कुछ जो वो चीज़ें बच्चों को नहीं अफेक्ट करनी चाहिए कि वो भी हिंदू मुस्लिम में बट गए। नो नो नो, नॉट एट ऑल। अब क्या होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए कि इससे बेहतर हमारा पढ़ाई कैसे बने, करिकुलम कैसे बने, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, है ना। फिर आपने प्रॉब्लली पंजाब के बारे में, मुझे लगता है हमारी प्रायोरिटीज, गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटीज ये होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो, बिल्कुल। और स्टूडेंट्स अपना स्टूडेंट्स का देखें, और डिसरप्टिव जहाँ पे भी हो वहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन कैन कम इन टू फोर्स, डिसरप्टिव कुछ नहीं होना चाहिए। एंड आई डोंट बिलीव कि कोई अर्बन नक्सलाइट ऐसा कुछ फिनोमिना है। अब नक्सलाइट हो, कोई भी हो, जब बेचारा कोई तंग हो रहा होता है ना, सफ़र करता है, तभी वो आवाज़ उठाता है। हाँ, बाद में कुछ लोग उसको टेक ओवर कर लेते हैं, बट वो लोग वो नहीं है जो सफ़र कर रहे हैं। तो सफ़रर को अगर आप रिलीव कर दोगे ना, तो वो क्यों बोलेगा कुछ, उसकी सफरिंग रिलीव कीजिए, ओके। एड्रेस द इश्यूज, एंड देयर विल बी नो रेजिस्टेंस, देयर विल बी टोटल एक्सेप्टेंस। ओके। लाइक जैसे यूनिवर्सिटीज की अपनी एक मोनोपोली चलती है, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है अपने रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, बट अभी रिसेंटली अगर हम PU की बात करें, पंजाब यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पर सरकार के इंटरफेरेंस को लेकर एक प्रोटेस्ट हुआ था कि आप हमारे मोनोपोली में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का YMCA के भी अपने कुछ रूल रेगुलेशंस होंगे, वैसे तो ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हाँ ही जी। है, तो क्या एक यूनिवर्सिटी के बीच में सरकार का दखल सही होता है? आशु, सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी होती है ना, ओके। मोनोपोली नहीं है, क्योंकि सब यूनिवर्सिटीज़ जैसे कोई स्टेट लेवल की है, कोई सेंट्रल लेवल की है, उनके पास ऑटोनॉमी का मतलब है कि वो UGC या AICTE के गाइडलाइंस को फॉलो करते करते Okay. कुछ अपने स्टैंडर्ड्स बनाते हैं कि हम इस स्टैंडर्ड से नीचे या इस स्टैंडर्ड से बाहर चीज़ें नहीं एक्सेप्ट करेंगे, है ना। तो जैसे आप चाहते हो कि हमारे जो PhD के थीसिस हैं, वो मैंने ये सुना है PU का बहुत अच्छा लेवल है, तो PU क्या करते हैं, अपने थीसिस जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे भेजते हैं एग्जामिनों ने,
उनका बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। इसी तरीके से जेएनयू ने अपने आप को ओवर द सेंचुरी उसने एस्टैब्लिश किया है। हम जी, एक दिन में उनकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। अभी तक भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो एकदम से हमें ये चीज़ें इंटरवीन करने की जगह हमें वहाँ गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना चाहिए जहाँ उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं वेयर वी एक्चुअली नीड द गवर्नमेंट टू स्टेप इन, सो इट शुड फाइंड द प्रायोरिटीज एंड प्रेफरेंस एरियाज। ओके, सो अभी हमने इस पे पूरा बात किया। काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कैंपस में पॉलिटिक्स होती हैं कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले काफ़ी हंगामे भी हो जाते हैं। तो कभी-कभी आपके मन में नहीं हुआ कि नहीं, ये पॉलिटिक्स रुकनी चाहिए? क्योंकि जब 2 पार्टीज़ के मोस्टली जो होते हैं मेल कैंडिडेट्स हाँ। होते हैं, तो अगर आप डीयू की न्यूज़ देखें तो वहाँ पे एक-दूसरे को मारने तक की कोशिश कर दी जाती है। एक्चुअली मैंने ये जो आपका सारा ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग और ये सब है ना, हाँ। तो या एक वो मूवी आपने देखी होगी पंजाबी की है, गांधी गांधी 1 2 ऐसे करके चल। जी। मेरा भी इंटरेस्ट है थोड़ा, मैं उसको फॉलो कर लेती हूँ। क्या है कि स्टूडेंट टाइम से शुरू होता है और फिर बाद में वो गैंग वॉर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो बहुत ही बुरा है, देश के लिए बुरा है। ये वो लड़के हैं जो बहुत आपको कंट्रीब्यूट कर सकते थे इकोनॉमी में। अभी गांव के सारे लड़के ना उनको ये लगने लगा है कि probably this is the way to flex, this is the way to show off, this is there's some kind of clout attached to it। हरियाणा में कल्चर ज़्यादा हो हाँ, गया है। कल्चर हो गया, था नहीं ना, बिल्कुल। था नहीं। तो हमारे में ये तो वी हैव टू रीथिंक कि हमारा यूथ कहाँ जा रहा है। ये बहुत अच्छा यूथ हम बर्बाद होने दे रहे हैं। इतने लायक लायक लड़के हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दे दो ना, वो वहाँ नहीं जाएंगे। अच्छा, बात रही पॉलिटिक्स की, तो फिर मेरे को लगता है वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत ना सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है। देखो यूथ जो है ना, वो हमारा तो इंडिया में हम कहते हैं ना कि हमारा यूथ हमारी स्ट्रेंथ है एंड वी हैव द लार्जेस्ट, कि वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स बनना चाहिए ना कि मेनेस। हाँ, चाइना ने अपने यूथ को ह्यूमन रिसोर्स में बनाया। अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी क्योंकि वो ऑटोक्रेटिक हैं, वो डिक्टेटोरियल हो सकते हैं। मैं कहूँगी डेमोक्रेसी को रखते रखते बच्चों को अगर ये फीलिंग आए ना कि डिसीजन मेकिंग में उनको सुना जा रहा है, जी। और मेरे को नहीं लगता इस टाइप की पॉलिटिक्स, उसको थोड़ा सा ना स्क्यू करना पड़ेगा ताकि वो कंट्रीब्यूटरी हो। मतलब अमेरिका में भी आपने देखा होगा, मैं स्कूल लेवल पे नहीं कह रही, वहाँ तो शूट आउट्स और ये सब काफ़ी सारी होता है। बुराई चीज़ें हैं सब जगह के अपने, बट उनके अच्छी चीज़ें यूरोप और उसकी आप लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी सेनेट्स होती है स्टूडेंट्स की, बट वो कंट्रीब्यूट करती हैं। और उनके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड की टॉप 200 में है ना, हम नहीं है। एग्जैक्टली। तो हमें वो बनाने के लिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स को अच्छे लेवल पे लेके जाना पड़ेगा कि वो स्टूडेंट्स भी तो वोट भी दे रहे ना, उन वोटर्स को भी पूछना पड़ेगा अपने लीडर्स से कि तुम सिर्फ गुंडागर्दी कर रहे हो या कुछ कंट्रीब्यूट भी कर रहे हो। वो चीज़ कहाँ है? क्लब्स, स्टूडेंट क्लब्स बनाओ। कितना सब कुछ है करने को। अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटीज को देखेंगे ना, फॉरेन यूनिवर्सिटीज, उनके इतने अच्छे अच्छे क्लब्स हैं, इतना इतना कुछ वो सिखा देते हैं। वो वाला इंट्रोड्यूस करो, उसमें पॉलिटिक्स हो कि उसका लीडर कौन बनेगा, और वो आए डिबेट से, यस। वो आए परफॉर्मेंस से, स्पोर्ट्स में परफॉर्म करके वो बने, डिबेट में परफॉर्म करके, कल्चरल उसमें जो बेस्ट हो उसको बनाओ। लाइक अभी ऑक्सफोर्ड में रिसेंट हुआ था, उसमें इंडिया पाकिस्तान जो लास्ट जून जुलाई में एक वॉर चला था, तो उस पर प्रॉपर एक डिबेट कराई गई थी बच्चों पे, जिसमें इन्होंने प्रॉपर रिसर्च किया था और अपने अपने पॉइंट्स। एब्सोल्युटली, ये होना चाहिए जी। अच्छा, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक वर्ड रहता है प्लेसमेंट। आजकल मोस्टली बच्चे जो है वो कोर्स या यूनिवर्सिटी का कितना नाम है ये सब चेक नहीं करते, वो देखते हैं कि प्लेसमेंट देंगे कि नहीं देंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि बच्चे एजुकेशन से हट के सिर्फ ये देख रहे हैं कि पैसा कमाने का सोर्स हम बन पाएंगे कि नहीं यहाँ से? एक्चुअली ना ये सब बज़वर्ड्स हैं, और वो Okay. ऐसे बज़वर्ड्स हैं जिनको हमने अपने जहन में उतार लिया है। हाँ, जी। स्टूडेंट्स ने। हाँ, मेरे पेरेंट्स, मैं अपने टाइम की बात कर रही हूँ, तब सब लोग कहते थे कि स्टेटस इज इम्पॉर्टेंट, मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अभी क्या हो गया, कंज्यूमरिज्म इतना बढ़ गया है कि सबको लगता है पैसा आएगा तो कुछ काम होगा, तब मैं ये ले लूँगा वो ले लूँगा। और फिर पैकेज सब पूछते हैं, आपका कितना पैकेज है, मेरे बेटे का इतना पैकेज बन गया है, उसकी प्लेसमेंट हो गई है। अभी मैं उसके बारे में बताऊँगी कि पहले आप एम्प्लॉयबल हैं कि नहीं, ये तैयार होगा, जी। ये तय होगा। एम्प्लॉयबिलिटी, हाँ, इंस्टीट्यूशंस को बिल्कुल गारंटी करनी चाहिए, पर प्लेसमेंट नहीं। एम्प्लॉयबिलिटी, बच्चा उस लेवल का हो जाए, पर वो हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम बच्चे को फेल नहीं कर सकते।
है ना। प्रैक्टिकल में बच्चे कहते हैं प्रैक्टिकल कम है इंडिया में, प्रैक्टिकल बहुत है इंडिया में, बच्चे प्रैक्टिकल को लाइटली लेते हैं। अभी क्या है कि हमें भी तो अपने आप से सच बोलना पड़ेगा, हमें भी तो डिग्री सबको सेम मिलेगी, तो आप प्लेटर पे क्या लेके जाएंगे, आपका खुद का क्या स्किल सेट है, प्रोपोजिशंस क्या है। और मैं कह रही हूँ सबके लिए नौकरी है इंडिया में, हर जगह कमी है, आपको सर्विस चाहिए, और जहाँ सर्विस चाहिए वहाँ, जहाँ डिमांड है वहाँ सप्लाई। तो इंडिया में नौकरियों की कमी है नहीं, पर वो नौकरियां दिख नहीं रही हैं। प्लेसमेंट सबकी हो जाएगी, कोई जनरेट करेगा तो होगी ना। बिल्कुल। तो वो देखना है किसको, कॉर्पोरेट को, इनको उनको लड़ाइयाँ कम करेंगे जियोपॉलिटिकल लेवल पे तो प्लेसमेंट्स होंगी, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। डिफेंस पे इन्वेस्ट करने की जगह जब लोग पीस में इन्वेस्ट करेंगे तो होगा। अभी उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स बिल्कुल भी स्क्यू नहीं करते, मैनिपुलेट नहीं करते। यहाँ पे एक बड़ी क्लियर बात है कि ऐसा ओपन सीक्रेट माना जाता है, या मार्केट में ऐसा भी है कि कई आपके इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्लेसमेंट आपको प्रॉमिस करते हैं और प्लेसमेंट दिला भी देते हैं, बट वो प्लेसमेंट आपके 1 या 2 महीने तक टिकती है, क्योंकि आपके पास स्किल्स नहीं है। ओके। उनके आपस में नेक्सस होता है कि इस इंस्टीट्यूट से प्लेसमेंट यहाँ मिल जाएगी, बट 2 महीने बाद अगर वो आपको रिलीव ही कर देंगे और आपको अनफिट डिक्लेयर कर देंगे तो क्या। हाँ। ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे साथ, मैं अपने डिपार्टमेंट का बता सकती हूँ, मेरे 3 स्टूडेंट्स ने एक कंपनी नहीं थी, एक इंस्टीट्यूशन था, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन था, उसने मेरी 3 स्टूडेंट्स, तीनों को ही प्लेसमेंट ऑफर की, तीनों ने ही ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने ये भी बोला कि आपको अकोमोडेशन दे देंगे। मैंने कहा तुम तीनों वहाँ रहकर और नेट की तैयारी कर लेना, मीन टाइम तुम्हें एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में असिस्टेंट प्रोफेसर का प्लेसमेंट मिल रहा है। वो नहीं जाना चाहती। लड़कियाँ हैदराबाद से मिला, मेरे पास मेजरली बॉयज़ भी हैं बट गर्ल्स भी हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंस। अब क्या है कि जब तक आप सेफ एनवायरनमेंट और ट्रैवल कन्वीनियंस नहीं देते हैं, ये 2 चीज़ें हैं, तो पेरेंट्स भी डरते हैं। जो गर्ल्स हैं अगर उनके पास ऑप्शन है तो वो भी रिलक्टेंट रहती हैं। आपको मैं बता दूं, मतलब प्लेसमेंट्स का भी मैं ये बता रही हूँ, हर चीज़ के लिए एक एटमॉस्फेयर, अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर। कौन लड़कियां ऐसा नहीं है 10:30 निकल नहीं सकती है, चलते खड़ी ऐसा नहीं है बस में हो नहीं सकती। बस में वो खड़ी हो सकती है, पर अगर कोई जानबूझ के कौन ही मारेगा, है ना, अगर कोई ईव टीजिंग करेगा, वो उससे बचने के लिए सीट चाहती है। समझ गए आप। बिल्कुल। वो 11 11:30 इसलिए नहीं निकल रही क्योंकि आपकी स्ट्रीट अनसेफ है। वो अगर हमने, या वो प्लेसमेंट भी इसलिए नहीं कर रही कि उसको वो सेम जॉय नहीं है ट्रैवल करते वक्त जो लड़का महसूस करता है, फ्रीडम नहीं है, गर्ल्स के लिए नहीं होता। नहीं है। तो जब हम वो कंडीशंस दे देंगे तो वो प्लेसमेंट भी बेटर हो जाएगी। एंड सेम इज विद मेन, मेन आर आल्सो ट्रैफिक। अगर किसको 2 घंटे गुड़गांव से यहाँ, तो वो सोचेगा कहाँ। ये सारी चीजें अफेक्ट करती है ना। इट्स ओवरऑल होलिस्टिकली वी हैव टू रीथिंक। जी। वैसे टायर 2 और टायर 3 यूनिवर्सिटीज़ के या कॉलेजेस के बच्चों को प्लेसमेंट बहुत कम मिलता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बच्चा ज़्यादा स्किल्ड हो एक बड़ी और अच्छी यूनिवर्सिटी से। डेफिनेटली। मैंने 2006 में YMCA ज्वाइन किया है। मेरे को 20 साल यहाँ हो गए, उससे पहले मैं 2 साल 3 साल पढ़ा चुकी हूँ। हाँ, तो मैं कितने सालों से, 23-24 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। हाँ, अब भी क्या था आशु कि हम ये मानते थे कि IIT के स्टूडेंट्स जाएंगे US और जर्मनी, जी, वो वहाँ की इंफ्रा डेवलप करेंगे। बिल्कुल। और YMCA के स्टूडेंट्स इंडिया की इंफ्रा डेवलप करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया की फैसिलिटी, और कोई कमी नहीं है। बस ये बच्चे उतने ही ब्राइट हैं, मतलब थोड़ा बहुत हो गया ना, IITs में भी तो कमी है ना, सीट्स तो लिमिटेड ही है ना, तब लिमिटेड ही थी। हमारे बच्चे बहुत ब्राइट थे, कल्चरली भी बड़े साउंड थे, तो वो यहाँ पे रहकर इंडियन इकोनॉमी, इंडिया इंफ्रा को भी तो किसी ने देखना है। अब बस ये है कि उनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ भी बंद होती जा रही है, ना बाहर वाले हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना हमने अपने लिए कोई जगह बनाई है। जैसे ही वो बन जाएंगी, सब कुछ दोबारा बच्चों को ना अपने अंदर फेथ और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा दोबारा। जी। अच्छा, अभी आपने बोला कि आपने 2006 में YMCA ज्वाइन किया था, लाइक ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। आज भी YMCA को कॉलेज ही कहा जाता है।
मतलब यूनिवर्सिटी नहीं कहते, हाँ, तो तो ऐसा क्यों हो रहा है? 2-3 कारण है उसके। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि व्हेन वी थिंक ऑफ अ यूनिवर्सिटी वी थिंक ऑफ एकर्स ऑफ फिजिकल स्पेस। हाँ, तो हम उसको ऐसे नहीं सोचते कि देयर इज अ वर्टिकल यूनिवर्सिटी। हालांकि आज के दिन वर्टिकल यूनिवर्सिटीज का कॉन्सेप्ट है, नहीं तो सिंगापुर में यूनिवर्सिटीज कैसे होंगी, है ना। इंडिया में तो पहले तो बहुत स्पेस थी, अब तो क्रंच, मेट्रोपोलिसिस में क्रंच है। जी। अब ये इसकी जर्नी लॉन्ग है वाईएमसीए की। तो ये पॉलिटेक्निक से डेवलप हुआ, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में, फिर उसके बाद ये डीम्ड यूनिवर्सिटी, फिर अब एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी हो गया है ना। तो इसका पूरा एक इवोल्यूशनरी और ये प्रीमियर एक इंस्टीट्यूशन एज इंस्टीट्यूशन डेवलप हुआ। तो छोटी ही स्पेस में इन्होंने बहुत सारे, हम लोगों ने डिपार्टमेंट्स बनाए, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, कई फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। आपका मीडिया का खुद डिपार्टमेंट बहुत ही बढ़िया और उसके पास वेल एंडोर्ड है। आई थिंक इट्स एन एक्सेलेंट फैसिलिटी जो इन्होंने क्रिएट की है, और ऐसी कहीं नहीं। मतलब इवन रेडियो का है उनके पास, ऑल्दो मेरे ख्याल से स्पेक्ट्रम के रिलेटेड अभी हैं कुछ उसमें इश्यूज, बट बहुत बढ़िया। तो मैकेनिकल का बहुत अच्छा है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है हमारे पास, बट उसको यूज़ करना, और फिर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4000 6000 स्टूडेंट्स, लिमिटेड स्पेस, तो ये कुछ कंसर्न्स हैं। अब हमें मिला है अरावली में, शायद उस तरफ, और वहाँ पे भी अगेन इकोलॉजिकल कंसर्न्स हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो स्पेस और जो हम जहाँ पे स्पेशली लोकेटेड हैं उसकी वजह से हो सकती है, बट इट्स डूइंग इट्स जॉब। वो इसलिए कि आप लोगों का परसेप्शन ऐसा है कि वो उसको फिजिकली एज अ यूनिवर्सिटी नहीं देख पा रहे हैं। दे कांट प्लेस इट और सिचुएट इट इन द कंजर्वेटिव जो आपका एक इमेज होता है यूनिवर्सिटी का, बट अदरवाइज इट्स अ ग्रेट वन। जी। वैसे आपको इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा लगता है? आपको क्या लगता है कि हमारा बेहतर है, या हमें बाहर से कुछ चीज़ें हैं जो अदर कंट्रीज़ का एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ से कुछ एडेप्ट करना चाहिए? अच्छा, तो सिस्टम को जैसे हमने अब बात की ना, तो सिस्टम इज राइट नाउ गोइंग थ्रू अ वेरी डायनामिक एंड फ्लूइड फेज। हाँ, तो अगर आपने NEP 2020 में जो एनविसाज था, और अब 24 में एक डॉक्यूमेंट निकला है जिसको बोलते हैं क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर PG एंड UG, जो आपका करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क है, वो बहुत डिफरेंट है। तो उसमें कुछ लेवल्स हैं, 6.5 ऐसे ऐसे करके 6। तो इसमें क्या है कि आपका बैचलर्स जो है अब वो 4 साल का होगा, जिसको आपने इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए 4 साल का किया है। पहले हमारा 3 साल का होता था, बिल्कुल। उसमें हमें ऑनर्स डिग्री मिल जाती थी। अब 4th ईयर में आपको ऑनर्स रिसर्च डिग्री मिलेगी। उससे पहले आप BA इंग्लिश या BA सोशियोलॉजी या BA पॉल साइंस आप करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने किया है, और उसमें अब बहुत ज़्यादा स्किल्स पे, एबिलिटीज़ पे, एम्प्लॉयबिलिटी पे, फ्यूचर रेडीनेस पे, इन चीज़ों पे फोकस है। कुछ लोगों का ये मानना है कि वो कोर वैल्यूज़ ऑफ सब्जेक्ट डिल्यूट करता है। जैसे फिज़िक्स में आपको जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, तो वो कहते हैं कि डिस्ट्रैक्टेड हैं आप। अब क्या था कि जो ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि जो पर्सन शायद वो पर्सन फिजिक्स पढ़ रहा है, वही पर्सन ओशनोग्राफी भी पढ़ रहा है, या मरीन बायोलॉजी भी पढ़ रहा है। तो वो इस तरीके की चीज़ें करते हैं, उनको बहुत फ़ायदा होता है उससे, क्योंकि कहीं ना कहीं, या वो डिजिटल एनालिसिस कंप्यूटिंग में चला गया, उसका उनको फ़ायदा है, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट इस तरीके से बना है कि उनके पास एम्प्लॉयबिलिटी भी है और रिसर्च का स्कोप भी है वहाँ। अब हम अगर इसी चीज़ को करेंगे, तो हमने क्या आगे के लिए उनके लिए कोई पाथवे बनाया है? हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हमारे पाथवेज, क्योंकि सबको लास्ट में क्या चाहिए, एक फुलफिलिंग लाइफ। राइट। और फुलफिलिंग लाइफ, देखो मैं बताऊं कि पैसे का भी थोड़ा सा रोल है ना। बिल्कुल। आप हवा पे तो गुजारा नहीं कर सकते, तो ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी। तो उनका एम्प्लॉयबिलिटी होना ज़रूरी है। आपने अच्छे अच्छे मैचेस दे दिए बच्चे को, बट बच्चे को उसके पीछे का ना विजन समझ आ रहा है, ना उसका फ्यूचर समझ आ रहा है। उसको दोनों समझ आने दो, तो वो अच्छा चलेगा। उसके लिए आप कितने प्रिपेयर्ड हो, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली इंस्टीट्यूशंस कितने रेडी हैं, वो भी देखना है। आपने बच्चा फ्यूचर रेडी आप कह रहे हैं, हमें उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे कुछ बहुत मैसिव
वहीं पे हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। जैसे अब हमें रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट को बेटर करना पड़ेगा, एस्टैब्लिशमेंट को बेटर करना पड़ेगा, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को उस हिसाब से कि वो नए नए मैचेस को नए नए, क्योंकि बच्चे का या अभी है मल्टीपल एग्जिट एंड मल्टीपल एंट्री स्कीम्स। आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा 1 ईयर पे, आपको पीजी डिप्लोमा मिलेगा 2 इयर्स पे, फिर आपको बीए डिग्री मिलेगी, फिर आपको ऑनर्स रिसर्च डिग्री मिलेगी, और कहीं पे भी आप एग्जिट भी कर सकते हो और एंट्री भी कर सकते हो। तो इसका जो पीछे का रिकॉर्ड है वो कौन मेंटेन करेगा? बिल्कुल। वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसको आप स्ट्रीमलाइन रखें और वो केओटिक ना हो जाए, इसके हमें प्रोविजंस पहले से करने पड़ेंगे। तो अगेन फेज वाइज। ओके। एक टीचर जो होता है वो एक समाज को बदलने में बहुत बड़ी पोजीशन, बहुत बड़ा रोल रखता है। तो क्या जैसे कि हमने इस पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, लड़का लड़की को लेकर, सेफ्टी इश्यूज को लेकर भी हमने बात की थी। तो क्या लड़कों की जो अपब्रिंगिंग है वही चेंज करना एक लास्ट सोल्यूशन है एक लड़की की सेफ्टी को सिक्योर करने के लिए, या और भी कुछ चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है? क्योंकि मोस्टली ये कहते हैं कि समाज ये कहते हैं लड़कों को सुधारो, लड़कों की वजह से हो रहा है। तो क्या सिर्फ यही एक सोल्यूशन है, या हमें कुछ लड़कियों को भी प्रैक्टिकल चीज़ें सिखानी चाहिए? देखिए, डिस्ट्रक्टिव अगर टेम्परामेंट हो रहा है या मेंटालिटी कल्टीवेट हो रही है, तो वो ना वो सिर्फ लड़कों की नहीं हो रही है, तो वो हमारे समाज में अभी आ गया है। हाँ, उस लेवल पे भी आ गया जहाँ बच्चे का कोई जेंडर अभी ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, तो बहुत वायलेंट बिहेवियर अभी देखने को मिल रहे हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ लड़का लड़की वाली बात नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा हो गया कि हम रिग्रेसिव सोसाइटी बन रहे हैं। हमने देखा होगा कि पहले शादियाँ फिर भी देर में हो रही थी, हम प्रोग्रेसिव थे। अभी शादियाँ लोग डरने लगे हैं, जल्दी से कहते हैं कि शादियाँ करवा दो उनकी, है ना, समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग। लाइक आई हैव ऑब्जर्व्ड इट ओवर दीज ईयर्स। हम बहुत सेफ एनवायरनमेंट में रहते थे, कुछ ऐसा डर ही नहीं था। अभी पीछे 25-30 साल से ये ज़्यादा हो गए, देयर इज नोबडी हु इज सेफ। हाँ, मतलब दिल्ली में भी स्टैटिस्टिक्स हैं, लोग गायब हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, अभी ये चीज़ें ना आपको बहुत डिस्टर्ब करती है, कहीं ना कहीं रहती है। हाँ, आप सब पे शक करते हो, वो सब चीज़ें हैं। जहाँ तक रहा कि जेंडर डिवाइड और लड़के क्या लड़कियों को मतलब कि उनको रिस्पेक्टफुली देख रहे हैं कि नहीं, उनसे रिस्पेक्टफुली इंटरेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, है ना, ये वाली बात। तो द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। मतलब माँओं पे बहुत डिपेंड कर रहा है कि वो अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, और माँ जो है वो आपकी कितनी सक्षम है वो उस हाउस होल्ड पे डिपेंड करेगा। और वो हाउस होल्ड जनरली क्या है कि जो हमारा सिस्टम है उसमें लड़कियां मोस्टली अपना घर छोड़कर आती हैं, और वो नए सेट ऑफ पेरेंट्स को अपना मम्मी और पापा बोलते हैं। तो जो नए मम्मी पापा हैं उनको उसको असलियत में बेटी बनाना पड़ेगा। व्हाट आई वांट टू से इज, बहू को भी आप जब रिस्पेक्ट देंगे ना, तब अगले की बहू को रिस्पेक्ट मिलेगा और लड़की को भी मिलेगा। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये ऊपर के स्लोगन्स होते हैं, है ना। आप कहते हैं कि अगर our girls expect to be treated differently, when they expect to be treated differently, तो आगे तक भी आपको डिफरेंशियल करना चाहिए, डिस्टिंग्विश करके ट्रीटमेंट मिलेगा। उसको डिस्क्रिमिनेशन कह दीजिए, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, हेल्दी डिस्क्रिमिनेशन इज गुड। बट आप अगर हर बात पे रोएंगी और लड़के बेचारे आपकी वजह से मुसीबत में पड़ेंगे, जैसे मेरे बच्चे कहते हैं, वो लड़के हैं दोनों, तो वो कहते हैं कि बब्बा गर्ल्स टेक एडवांटेज ऑफ द जेंडर, यू नो। तो क्लास में लड़कों को डांट पड़ती है, लड़कियां उतनी शैतान होती है, लड़कियां रो धो के, और टीचर्स कहते नहीं हम लड़कियों को। तो हमने खुद वो ना बचपन से लेकर, और वो लड़कियां भी नहीं समझ पाती हैं कि ये जो अभी तुम एडवांटेजेस ले रहे हो ना छोटे छोटे, ये तुम्हें आगे जाके ना सेधेंगे। मतलब वो आपको एडवांटेज नहीं, वो आपके अभी जो डांट और मार पड़ेगी वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। वो आपको उतना ही वो लड़कों जैसा बराबरी का ट्रीटमेंट, जैसे आपने दंगल में देखा ना, वो ही इज रूथलेस विद हिज गर्ल्स, मर्सीलेस फादर। हाँ, हमारे जो मर्सीलेस फादर्स होते हैं, इट्स ओके, क्योंकि वो आपके बेनिफिट के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। बच्चे कामयाब होते हैं उनके, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनको मेहनत की आदत होनी चाहिए। और इस चीज़ की एडवांटेज ना ले कि मेरा जेंडर ये, मेरी कास्ट ये, ये बाद में जाके इंस्टीट्यूशंस के लिए, हर चीज़ के लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे।
आप टीचर हो और सबसे हाँ। ज्यादा बच्चे टीचर से डरते हैं कि अगर फेल हो गई तो क्या होगा। हाँ। आप फेलियर वर्ड को कैसे देखते हो? ओके। नहीं, हम भी फेल हुए, कभी शैतानी में भी हुए। और ऐसे क्यों ना बोलूं, मैंने चीटिंग करके भी देखा है। आपने ट्राई किया है? किया है। मैंने एक बार अपनी शीट ही पास कर दी थी किसी को, क्योंकि उससे पहले मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे एक एग्जाम में मेरी टीचर जो है, टीचर नहीं, मेरी एक फ्रेंड थी, और मेरे को बिल्कुल ब्लैक आउट हो गया था। मैंने कहा यार तू मेरे को दे, उसने मना कर दिया। मेरे को लगा यार ये कैसी दोस्त है, दोस्ती तो ऐसी होती है कि फ्रेंड मांगे और दे दो अपनी शीट। मेरी फ्रेंड ने मेरे से अगले उसमें मांगी, मैंने उसको अपनी शीट पकड़ा दी। अभी उसमें मेरे हाईएस्ट मार्क्स आने थे क्योंकि वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। तो मेरे को सिस्टर जॉयस पढ़ाती थी और Okay. उनकी मैं फेवरेट थी ऑलमोस्ट। वो मेरे को डांटती रहती थी पर मैं उनकी फेवरेट थी, और उनसे मेरे को इतना लिटरेचर, हिस्ट्री, इन सब चीज़ों के लिए इतना लगाव हुआ ना, बिकॉज शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू रेनेसांस एंड आर्टिस्ट एंड डाविंची एंड ये वो जो आज भी है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को कन्वे करने की कोशिश जी। करती हूँ। उसमें मैं फेल हुई उस पेपर में, क्योंकि मेरी जो जितनी शीट मेरे पास बची थी उस पे मेरे को मार्क्स मिले। जी। और फिर मेरे को सिस्टर जॉयस ने बुलाया, वो वाइस प्रिंसिपल थी, और उन्होंने कहा कि तुम टॉप करती और तुम फेल हुई हो, और इस वजह से हुई हो, तुम्हें पता है किस वजह से हुई हो, और अब मेरे से तुम प्रॉमिस करो कि तुम कभी चीटिंग नहीं करोगी। तो फिर मैंने उनसे किया, मैं बहुत शरारती थी, तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया। फिर उसके बाद ना सब मेरे को बड़े अजीब तरीके से देखते थे, यार ये कैसी लड़की है, क्योंकि मैं किसी को दिखाती नहीं थी पेपर मास्टर्स में और इसमें। और मेरे को पता था कि मेरे को अपने आप पे ही रिलाय करना है, क्योंकि सिस्टर से मैंने प्रॉमिस किया है और मैं वो तोड़ नहीं सकती हूँ, तो मुझे पढ़ के जाना पड़ेगा। तो मैं बहुत मेहनत करती थी पढ़ाई में। फिर जी। मुझे लगता है कि मेरे को एक और मैं बताना चाहती हूँ, एक और एपिसोड में मैथ्स में वीक थी। शायद मेरे को एक अच्छे टीचर मिल जाते मैथ्स के तो मैं बहुत स्ट्रांग हो जाती। मैथ्स में मैं वीक थी तो मेरे काफ़ी बुरे मार्क्स आते थे भाई, 60% समथिंग। हाँ ठीक है। फिर क्या हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को एक ऐसे टीचर बताए जो पूरा फरीदाबाद कहता था कि उससे अच्छा टीचर नहीं है मैथ्स का। और वो टीचर जो था, ही वॉज जस्ट अ मनी मिंटिंग मशीन। और उन्होंने मेरे को कुछ ऐसा भी बोला डेरोगेटरी सा, समथिंग रिलेट, इट वॉज अ स्लर वट एवर, एंड जैसे बच्चे को बोलते डफर हो ये वो, ऐसे करके उन्होंने बोला। और मुझे उससे इतना गुस्सा आया कि नेक्स्ट डे आई डिड नॉट वांट टू गो। हाँ, एंड ही टुक अ हैंडसम अमाउंट, और जाती भी कहीं और थी तब भी ही यूज्ड टू टेक हैंडसम अमाउंट। मैंने आई डिक्लाइंड, आई टोल्ड माई पेरेंट्स मैं खुद पढ़ लूँगी, आई वोंट गो टू दिस, इनसे नहीं हाँ इनसे नहीं पढ़ूंगी, आई वोंट गो फॉर दिस ट्यूटर। और फिर उन्होंने कहा कि चल कोई बात नहीं, तू तेरे को एक, तो उन्होंने किसी से पूछ के, एक सर, वो जो सर थे ना वो ऐसे समाधि में बैठ जाते थे, हमारे नए सर थे, और वो ना कोई कहता था ना कि बड़े स्ट्रिक्ट थे, वो आर्मी से रिटायर्ड थे। और कोई कहता था ना कि सर मैं सो गया था इसलिए मैं लेट हो गया, तो कहते थे अरे बेटा आज के ज़माने में तुम सो गए थे, बहुत अच्छा बेटा, कोई बात नहीं आ जाओ। और कोई वैसे ही लेट हो जाता था उसको बहुत डांट पड़ती थी, बड़े स्ट्रिक्ट थे सर। मेरे को उन्होंने ऐसे सुधारा कि मैं केओटिक वे में काम करती थी। उन्होंने मेरे को ना लाइनें लगा के, मार्जिन लगा के, ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना सिखाया। एंड यू नो, मैंने जब मैथ्स का पेपर दिया मुझे लग रहा था मेरे 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, पर मेरे पता कितने आए, 92 आए, एंड आई वाज डिसअपॉइंटेड अ लिटिल। साइंस में मेरे 90 आए, साइंस मेरी अच्छी थी। मैथ्स में मेरे को डर लगता था, मैथ्स में मेरे 92 आए। मतलब लुक एट इट, बिकॉज आई हैड डिसाइडेड। मैं उस टीचर से जो पिछला था उससे मेंटली मैं एक वॉर जीतना चाह रही थी, वो मैंने किया। और जो नए टीचर थे उनको डिसअपॉइंट नहीं करनी चाह रही थी, वो मैं किया। तो टीचर्स का बड़ा क्रूशल रोल होता है, और फेलियर्स का भी बड़ा क्रूशल रोल होता है। फिर मेरी मैथ्स की टीचर जो स्कूल वाली थी ना, उन्होंने कहा अरे तेरे कैसे आ गई। मैंने कहा मैम ऐसे मत बोलो, है ना। और जो मेरी प्रिंसिपल थी उनको पता था मैं बहुत मिस्चीवियस हूँ, पर वो पसंद करती थी मुझे। तो लव हेट रिलेशनशिप होता है ना, वो बड़ी खुश हुई कि अच्छा इसके ऐसे। तो ऐसे चलता रहता है। तो टीचर्स का बड़ा रोल होता है। टीचर्स को ना डांटते रहना चाहिए बच्चों को, और बच्चों को सोचना चाहिए दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अगर हमें टीचर डांट रही है, एक टीचर है एपैथेटिक है, क्या फायदा। एक टीचर है जो आपको डांट रही है हर वक्त आते जाते कि अरे तू कर ले, सुधर जा, वो अच्छा है, प्यार की तरह रखिए उसे। वो ठीक अच्छा है। एक लास्ट क्वेश्चन करूंगी मैं आपसे। है। बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त आपको पॉडकास्ट में देख रहे हैं, जो अब आईएमसी के नहीं भी हैं लेकिन स्टूडेंट है, आपको चाहते हैं, हाँ। आपसे जुड़े हुए हैं, तो कोई एक स्पेशल मैसेज उनके लिए?
मैं ना, एक गांव है गुरुक्सर, मेवात में है शायद, मैं जी। वहाँ गई थी पीछे। क्या वहाँ की जो लड़कियाँ हैं, कोएड स्कूल था, जनरली वो लड़कियाँ मतलब एक स्पेसिफिक माइनॉरिटी कम्युनिटी की थी, बट कितना मुझे प्यार मिला। वो जो स्टूडेंट्स है ना, वो लर्न करना चाहते हैं, मेवात तो के। स्पार्क स्पार्क रखनी बहुत ज़रूरी है। तो वो मेरे से अभी भी टच में है। वो हर रोज़ मेरे को बोलेंगे, मैम एक छोटा सा इंग्लिश का वर्ड भेज दो, मैम आज एक कहानी भेज दो, हम ये लर्न करना। तो मैं उनको ना फिर उसका वीडियो भी भेज देती हूँ, उसकी प्रोनाउंसिएशन भी, उसके 2 सेंटेंसेस भी, उसका फिर हिंदी में ट्रांसलेशन। ऐसे बच्चे चाहिए जो टीचर में से बेस्ट निकालें, क्वेश्चंस करें। मेरे बीटेक के स्टूडेंट्स ने मुझे लाइफ के बारे में बहुत समझाया, क्योंकि वो बड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चंस करते थे। तो जब आपने क्या पूछा था क्वेश्चन, स्टूडेंट्स के लिए या मैसेज जनरली? सबके लिए। सबके लिए। तो ये है कि आप हमेशा अपनी लास्ट मिस्टेक से सीखें, हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, और आपका कंपटीशन आपके खुद के साथ है, ना कि किसी और के साथ। और जो लर्न करना है लर्न करो, मतलब कहीं रुको मत, जिससे जो लर्न, और अपनी लाइफ को जियो, एंजॉय करो, लिव एंड लेट लिव, लिव एंड लेट लिव। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो मैम ने बोला कि लास्ट गलती से सीखो, और स्टूडेंट के लिए एक खास मैसेज रखा है कि अपने अंदर एक स्पार्क रखो सीखने की, जानने की। क्योंकि टीचर्स एक भंडार होता है, तो जितना उस भंडार से आप निकाल सको उतना फ़ायदा आपके लिए है। सो हमारी ये कॉन्वर्सेशन आप सबको कैसी लगी, ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच मैम, आपने वक्त दिया, क्योंकि ये बहुत ऐसे टॉपिक्स थे जिन पर ना एक कॉन्वर्सेशन, एक बात होनी बहुत ज़रूरी थी, जो मोस्टली लोग नहीं उठाते। लेकिन आज ज्योति मैम ने वक्त दिया, और एक टीचर की सोच, और जब टीचर बोलती है तो कहीं ना कहीं समाज बदलता है, बहुत नहीं तो थोड़ा तो बदलता है। तो ज्योति मैम के साथ ये बहुत ही बेहतरीन कन्वर्सेशन रही, काफ़ी अच्छे टॉपिक्स पे हमने बात की। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा खास और इन्फॉर्मेटिव रहा। आपके लिए भी, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट टाइम हमारे गेस्ट शेयर पर आप किसे देखना चाहते हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं आशु धारीवाल अब अलविदा लेती हूँ आपके साथ, और फिर से नेक्स्ट सेशन में जुड़ेंगे, नेक्स्ट पॉडकास्ट में जुड़ेंगे एक नए गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशु, थैंक